167 पे एक बार आइएगा जरा, ठीक है? आज चलाऊंगा कम थोड़ा। कल मैंने आप लोग को हॉर्स लैटिट्यूड वगैरह बताया था या नहीं बताया था? कल बता दिया था ना, हॉर्स लैटिट्यूड ITCZ जो बोला पक्का। मैं कंफ्यूज हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। अगर ITCZ हॉर्स लैटिट्यूड बता दिया होगा और एक और होगा डोल्ड्रम, अगर ये बता दिया होगा तब ठीक है, तब 167 पढ़ने में मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं है। इसलिए 167 पेज एक बार निकाल लीजिए तेजी में। हाँ 0 डिग्री पे डोल्ड्रम होगा, 30 डिग्री पे हॉर्स लैटिट्यूड हो जाएगा जो काम कंडीशन होगा, और बाकी बीच में एक और क्या था ITCZ, तो मैंने बोला था इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, लो प्रेशर जब बनता है तो उसका पूरा जो कन्वर्ज करता है वो ITCZ है। अब आइए उस पे 167 पे लोकल विंड दिख रहा है क्या? यस सर। जोर से बोलिए ना। यस सर। थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहिए। तो पहला है परमानेंट विंड। परमानेंट विंड के अंदर ईस्टर्ली, वेस्टर्ली और पोलर ईस्टर्ली, क्लियर है वो? यस सर। वो आपको बताया जा चुका है। सीजनल विंड मैंने बोला था हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, वहाँ ब्रैकेट करके लिख भी दिया हुआ होगा। और तीसरा है लोकल विंड। लोकल विंड के अंदर बहुत सारे नाम है, लू, चिनूक एक्सेट्रा। अब नीचे आते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। लोकल विंड के अंदर विंड जहाँ से आती है वहां से उसका नाम यूज करते हैं, और मैंने पहले भी बोला था कि विंड का नाम जहाँ से शुरू होता है वहीं से उसका नाम इस्तेमाल करते हैं। अगर लैंड से शुरू हुआ है तो लैंड से नाम कर देंगे, अगर ईस्ट से कह रहा है तो ईस्टर्ली कह देंगे, वेस्ट से है तो वेस्टर्ली कह देंगे। क्या सुन पा रहे हैं? तो इसके आगे थोड़ा नेक्स्ट अब आइएगा। सबसे पहला प्लीज उसमें देखते जाइएगा, मैं भी यहाँ बताते जाऊंगा, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जल्दी से हो जाएगा काम। तो पहला मैं अगर बोलूं तो उसमें फर्स्ट आपको दिखा हुआ है लैंड एंड सी ब्रिज, तो आप अपने कॉपी में सी ब्रिज एक तरफ लिखिएगा और दूसरी तरफ लैंड ब्रिज लिखिएगा। एक तरफ सी ब्रिज, दूसरी तरफ लैंड ब्रिज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ सी ब्रिज, दूसरी तरफ लैंड ब्रिज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है इसको। ठीक है, चलिए अब सी ब्रिज की बात करते हैं। अब आप थोड़ा सा ये इतने कॉपी में ऐसे रखने के बाद पहले उस PDF से थोड़ा सा समझ लीजिए और फिर उसके बाद उसमें लिखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो थोड़ा समझिएगा। एक हिंट दूंगा, काम आसान हो जाएगा। देखो नाम बोल रहे हैं क्या? सी ब्रिज। ब्रिज भी क्या है? विंड का एक टाइप है। देखो हवा जब नॉर्मल चल रहा है, हवा काफी तेज हो गया, स्टॉर्म हो गया, आंधी तूफान। ब्रिज क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट है, स्मूथ मूवमेंट, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं है, बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं है। ठीक है, एक बार उसको देखिए PDF को जरा। ठीक है, तो सी ब्रिज ऐसे देखिए, नाम देखिए, ध्यान से समझिएगा। ब्रिज मतलब क्या है? एक एयर, और वो एयर नॉर्मल फ्लो कर रहा है एक कॉन्टिन्यूअस डायरेक्शन में, तो उसको करना मतलब करना क्या है आप सोचिए। आप मुझे बताओ, पहले नाम में है सी और यहाँ नाम में है लैंड ब्रिज। सी ब्रिज है, इसका मतलब वो हवा कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? सी से। अरे है ना, अगर सी है तो सी से स्टार्ट हुआ होगा, तो पहले क्लियर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो नाम है उसी से ध्यान रखना। तो सी से स्टार्ट हुआ है, तो आप मुझे खुद बताओ कि सी से अगर कोई हवा स्टार्ट हुआ है तो सी के पास हाई प्रेशर बना होगा कि लो प्रेशर बना होगा? क्योंकि विंड का मूवमेंट क्या होता है? हाई से लो, और नाम दिए हैं सी ब्रिज, और हम बोल रहे हैं जहां से विंड स्टार्ट होता है वहीं से नाम देते हैं। तो सी से स्टार्ट हुआ होगा तो विंड हमेशा हाई से लो ही जाएगा ना जी। अरे है ना, यानी कि सी के पास क्या बना होगा? हाई प्रेशर। अरे ऐसा नो, बस मोटा मोटा पहले मीनिंग समझ लो, बाकी कॉन्सेप्ट पे आएंगे याद रखने के लिए, क्योंकि आपको क्या है कुछ दिन बाद कंफ्यूजन होने लगेगा कि लैंड ब्रिज क्या था, सी ब्रिज क्या था। तो सी ब्रिज मतलब समुद्र से आया है, समुद्र से हवा उठा है, समुद्र से हवा उठने का मतलब समुद्र में क्या बना होगा? हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर का मीनिंग क्या है? टेम्परेचर गर्म रहा होगा या ठंडा रहा होगा? नहीं सर, टेम्परेचर। अब फिर मैं आपको समझाने के लिए अभी नोट करके लिखवा दूंगा। मैंने बोला जब हॉट एयर रहेगा तो राइज कर जाएगा, तो नीचे लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठंडा हवा रहेगा तभी वो नीचे रहना चाहेगा, और ठंडा हवा जब नीचे रहना चाहेगा यानी कि हवा ज्यादा, तो प्रेशर ज्यादा, यानी कि हाई प्रेशर या लो प्रेशर? हाई प्रेशर। फिर से बोल दे रहा हूँ,
जब ठंडा हवा की बात करें तो सिंपल ये समझना कि ठंडा हवा रहना चाहता है नीचे और गर्म हवा क्या करेगा, राइज करेगा। और मैंने बोला हाई प्रेशर कब क्रिएट होगा, जहां पे हवा ज्यादा रहेगा वहां पे या जहां कम रहेगा वहां पे। लिखवा तो दिया था पहले ही, सारा मामला उसी का है। तो देखो इधर अब समझना ध्यान से, ये मान लीजिए जमीन है और इस पे आप पेड़ लगा दीजिए, इधर साइड में मान लीजिए समुद्र है, सी, ठीक है। देखिएगा, मान लीजिए अगर सनलाइट पहुंच रहा है, ठीक है, अच्छा आदमी बना दिया, सनलाइट अगर पहुंच रहा है तो सनलाइट इधर भी तो पहुंच रहा है ना। अब आप कॉमन सेंस से बताना कि ज्यादा गर्म कौन होगा, ज्यादा गर्म ये लैंड वाला पार्ट होगा कि समुद्र ज्यादा गर्म होगा दिन में। लैंड वाला तो अगर थोड़ा सा महसूस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जमीन ज्यादा गर्म होगा तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक बोल रहा हूँ समुद्र से। आप एहसास करना, जैसे अभी जितनी गर्मी आपको यहाँ पे महसूस हो रही है धरती पर, अगर आप थोड़े से समुद्र के किनारे जाएंगे तो उतनी गर्मी महसूस नहीं होगी जितनी गर्मी आपको धरती पर होगी अभी, राइट नाउ, सेम सिचुएशन में। क्या सुन पा रहे हैं आप? तो क्या हुआ देखिए इधर, यानी कि सूरज के कारण गर्म दोनों हुआ, लेकिन लैंड गर्म ज्यादा हुआ कि कम? ज्यादा। अब आप मुझे बताइए, लैंड अगर ज्यादा गर्म हुआ है यानी कि लैंड पहले गर्म हुआ है। अरे ऐसे सोचो ना कि लैंड पहले गर्म होगा, धूप आएगा जब, अभी जैसे 9-10 बजे का टाइम चल रहा है, तो अभी आपको पानी उतना गर्म नहीं मिलेगा समुद्र का जितना आपको गर्म क्या मिल जाएगा, जमीन। तो जो पहले गर्म हुआ है वो पहले ठंडा भी होगा। जैसे जैसे शाम होगा तो सर पहले ठंडा कौन होगा, जमीन ठंडा होगा कि समुद्र ठंडा होगा? जमीन ठंडा होगा। अब आप मुझे उसी हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में सोचिएगा, फिर बोला नोट करके, जहां ठंडा हवा रहेगा वहां पे लो प्रेशर नहीं बल्कि हाई प्रेशर बनाना, जहां गर्म हवा रहेगा वहां लो प्रेशर बनाना। मोटा मोटा पहले मीनिंग यहां समझ लेना, गर्म हवा कौन सा, रिपीट करो, लो प्रेशर, और कोल्ड एयर हाई प्रेशर। समझ पा रहे हो? बस इतना दिमाग में भी रखना। अब वापस से हम समझ गए कि सी ब्रिज में सर तो हमको कुछ नहीं करना है, हाई प्रेशर सी पे बना देना है। अब वापस से उस पेज पे जो 167 पे है, अब एक बार थोड़ा निहारिए ताकि मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए, फिर उसके बाद एक ही साथ दोनों कंप्लीट कर लेंगे। एक बार के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है 167 पे। सबसे पहला डे में लिखा हुआ होगा, देख पा रहे ध्यान से? नीचे देखिएगा मैंने वहां पे लिखा भी है, वी यूज ब्रिज बिकॉज इट्स लाइक अ मॉडरेट पैटर्न। ब्रिज हम उसको बोलते हैं जो मॉडरेट एयर का पैटर्न है, उसके नीचे है ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। हाई प्रेशर लिखा होगा सी और वाटर बॉडीज, और इधर लो प्रेशर डे में लिखा होगा। अब नीचे आइए, इन डे में कुछ लिखा हूं मैंने, वहां ध्यान से देखिए क्या लिखा हूं, लैंड विल बिकम हॉट फर्स्ट देन ओशन वाटर। तो पहले गर्म कौन होगा, जमीन, उसके बाद फिर कौन, पानी, तुलनात्मक रूप से। अब दूसरा पॉइंट पे, सो लैंड के गर्म होने से वहां भी एयर ऊपर उठने लगेगा, यस और नो? अगर लैंड गर्म होगा तो टेरेस्ट्रियल विंड, मैंने बोला था ना लॉन्ग वेव की शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, अरे मतलब आपको बोला था शॉर्ट वेव ज्यादा गर्म करेगा, लॉन्ग वेव क्या करता है वो, अब वहां से वो अपने आप को ऊपर ले जाना चाहेगा तब। अब जरा आइए, तो सर सो लो प्रेशर इज क्रिएटेड, लैंड के गर्म होने से वहां की एयर ऊपर उठने लगेगी। अब जमीन ज्यादा गर्म हुआ है तो सर जमीन गर्म हुआ है, हवा तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जोर से बोलो ना, ऐसा नो। पहले आप अलर्ट थोड़ा सा रहा करो। अब मान लो मैंने बोला कि पहले गर्म हुआ है कौन सा, धरती, तो धरती पहले गर्म हुई है तो धरती माँ गर्म हुई है तो धरती पहले ऊपर, उसका जो हवा है वो पहले ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर गया नीचे क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर। पानी थोड़ा तेजी से गर्म होगा, मतलब जब तक धरती गर्म हुआ है तब तक पानी भी क्या है, ठंडा, यानी कि उसका एयर क्या है, ठंडा, और ठंडा है तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट है कि हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो एयर का मूवमेंट हाई से लो होगा कि लो से हाई होगा, हाई से लो, और एयर का नाम उसी पे देते हैं जहां से शुरुआत होता है, तो सी से शुरू हुआ है तो नाम हो गया सी ब्रिज, बात खत्म, ठीक है। वैसे ही अपोजिट लैंड ब्रिज का ही, लैंड ब्रिज का क्या कॉन्सेप्ट है कि शाम के समय, इसीलिए मैंने बोला सी ब्रिज दिन में होता है और लैंड ब्रिज रात में होता है। सी ब्रिज दिन में, क्योंकि अभी गर्म तो इसी में होगा ना। अब रात का कॉन्सेप्ट सोचिए, रात का कॉन्सेप्ट में क्या सोचिएगा कि सर पहले गर्म हुआ था कौन, जमीन, तो जब गर्म हुआ तो पहले ठंडा भी कौन होगा, जमीन। यानी कि जब तक जमीन ठंडा हो रहा है तब तक, यानी कि जमीन मतलब ठंडा हो चुका है तब तक थोड़ा गर्म है कौन, समुद्र, क्योंकि लेट से गर्म हुआ है वो, और जो ज्यादा गर्म वो हाई प्रेशर के लो प्रेशर। अब उस हिसाब से थोड़ा सा समझने का ध्यान में रखिएगा, ज्यादा गर्म तो सर लो प्रेशर क्रिएट करेगा, अरे गर्म है ना तो उसका राइज कर जाएगा तो नीचे लो प्रेशर, हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, ठंडा वाले के पास, यानी कि जमीन पे। एयर का मूवमेंट जमीन से किसके तरफ, समुद्र की तरफ, तो वहां पे क्या बन जाएगा, लैंड ब्रिज बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि लैंड ब्रिज डे में होता है कि नाइट में। इसीलिए रात में कोई आदमी अगर समुद्र के किनारे जाता है तो उसको सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगा, इसलिए रात में समुद्र के किनारे नहीं जाना चाहिए। दिन में समुद्र के किनारे जाएंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा,
रात में समुद्र के किनारे आप जाएंगे तो आपको उल्टा ज्यादा गर्मी लगेगा, क्योंकि अभी सूरज ऑलरेडी क्या किया, सॉरी समुद्र को क्या किया है, गर्मा दिया है, और अभी उसको ठंडा होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसलिए थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि अभी वो धीरे धीरे अभी उतना गर्म है और उसका हवा आपको गर्म हवा महसूस होगा। इसलिए रात में कभी भूल कभी समुद्र के नीचे जाने की कोशिश नहीं करिएगा। अधिकतर लोग ये गलती वापस करते हैं, रात में समुद्र के पास जाना चाहते हैं गर्मी के दिनों में, गलत है। सुन पा रहे ध्यान से, क्योंकि सर हाई प्रेशर जब भी बनेगा हवा उसकी तरफ आते महसूस होगा, आपको पूरा गर्म हवा लगेगा एकदम। इसलिए क्या करना है, दिन में जब रहे तो समुद्र के किनारे जाइए, और रात में है तो कहाँ, धरती पर रहिए। क्या सुन पा रहे, बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, हाई से लो बनाना है, सी है तो सी से स्टार्ट करना है, लैंड है तो लैंड से स्टार्ट, हाई प्रेशर बना के काम खत्म करना है। याद क्लियर है पहले? चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट। अब थोड़ा सा आगे जाइए कि तुम पहले समझ में हाथ खड़े करो, अलर्ट थोड़ा रहा करो। मेरी तबीयत खराब है लेकिन आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, चिंता मत करो। आगे सी ब्रीज, अब फिर तक पूछ रहा हूँ, आप कॉमन सेंस रटना प्लीज मत, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रटना प्लीज मत। सी ब्रीज अगर बोलूं तो दिन में होगा कि रात में होगा? दिन में होगा। सी ब्रीज जैसे बोल रहा हूँ दिन में होगा, क्योंकि दिन में सर हाई प्रेशर वहीं पे बनेगा और वहां से काम होगा। तो दिन में आप समुद्र के किनारे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। रात में जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगे तो कृपया करके समुद्र के किनारे जाने की कोशिश ना करें, और गर्मी लगेगा, उसके थोड़ा सा सटा दीजिए। अब उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट, पेज नंबर 168 पे आइए जरा तेजी में, 168 आगे वहां पढ़िए, एक बात लिखा होगा, when we stand on land mass then we feel cold air from the sea because low pressure create हो चुका है, and after 9 10 10 बजे के बाद land mass इसलिए hot air rising already, इसलिए हमें air sea की तरफ से आता फील होता है। लो प्रेशर के कारण एयर उसको फील करना चाहेगी, इसलिए आती है। सो कन्वर्जेंस विल टेक प्लेस बिकॉज़ लो प्रेशर इज देयर। उसको छोड़ दीजिएगा, वो दिमाग में से हटा ही दीजिएगा, वो बहुत उल्टा सीधा है। नीचे आइए, एक और पॉइंट मिलेगा, लैंड ब्रिज दिख पा रहा है? डे में कि नाइट में? तेजी में थोड़ा दम लगा के बोलते जाओ ना। डे में कि नाइट में? नाइट में। अब उसके नीचे देखो, वहां पे लो प्रेशर कहाँ बन रहा है, समुद्र में कि लैंड पे? समुद्र में बनेगा, क्योंकि सीधा सारा लैंड ब्रिज यानी कि हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, जमीन पे, बात खत्म। अब उसके लिए नीचे थोड़ा सा आइए और एक पॉइंट वहां देखिएगा जो आपको नीचे मिलेगा, इन नाइट आफ्टर 8-9 PM, क्योंकि लेट सी, क्योंकि लेट से गर्म हुआ था तो अपने आप को लेट तक गर्म रखेगा, ठंडा भी लेट से होगा। दैट इज नाइट 8-9 PM के बाद हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगेंगी, इसलिए लो प्रेशर इज क्रिएटेड। उसके आगे बिकॉज ब्रीज इज कमिंग फ्रॉम लैंड, सो लैंड ब्रीज, इसलिए रात में सी के किनारे हवा नहीं लगती, बिकॉज हवा एक्चुअल में हमसे दूर जा रही होती है। क्योंकि सर ऑलरेडी हम बोले कि समुद्र के किनारे नाइट में आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब आप यहाँ जो लिखे हो ना, जो डिफरेंस आपके कॉपी में सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, उसमें क्या करना है मैं बता देता हूँ। पहले नॉर्मल एक डायग्राम बनाना, सिंपल, तेजी में बना लेना दोनों में, क्योंकि इसको मुझे कनेक्ट करना है फिर माउंटेन ब्रिज से और वैली ब्रिज से, तो दोनों को यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होता है, इसलिए मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो एक तरफ आप क्या नॉर्मल ऐसे समुद्र बना लेना, इधर आप अर्थ बना लेना, समुद्र बना रहे हो तो ये ना बनाकर पानी बना लेना, और सी ब्रिज में सिंपल यहाँ हाई प्रेशर की लो प्रेशर, हाई प्रेशर कर लेना और इधर क्या कर लेना, लो प्रेशर। बाकी आपके पास उसमें एक्सप्लेनेशन है, ये बना लेना, जरूर बनाना है, ये इसलिए बोल रहा हूँ कंपल्सरी है ये बनाना। ये सी हो गया, ये आपको लैंड ब्रिज की बात कर रही है, अर्थ हो गया। नाइट में होगा कि क्या होगा, लैंड ब्रिज नाइट में होगा, सी ब्रिज कब होगा, इन डे होगा। ये पॉइंट लिखते जाओ। उसके बाद अर्थ पे आते हैं, तो ये अर्थ पे हाई प्रेशर बन गया, यहाँ लो प्रेशर बन गया, यहाँ से इसका मूवमेंट कराती है। बस इतना ध्यान रखिएगा, लैंड ब्रिज नाइट में, सी ब्रिज डे में। हो गया बेसिक से आगे। अब उसके बाद है दो और कॉन्सेप्ट है, एक है वैली ब्रिज, इसको मैं रिलेट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। और माउंटेन ब्रिज, वैली ब्रिज हमेशा दिन में होगा, वैली ब्रिज हमेशा दिन में होगा, बता दूंगा क्या है, दिन में होगा, और माउंटेन ब्रिज नाइट में होगा। अब मैं याद रखने के लिए आप भी जैसे भी याद रख सकते हैं, मैं कैसे याद रखता हूँ बता देता हूँ। आप याद रखिएगा, जैसे एमएस कॉलेज है तो आप एमएस कॉलेज से याद रख लेना,
मैं एसन करके याद रखता हूँ नाम से। तो आप क्या रखो, जैसे माउंटेन इज रिलेटेड विद सी ब्रिज, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछेगा जो माउंटेन ब्रिज का फीचर है वही सी ब्रिज का फीचर है। सी ब्रिज डे में कि नाइट में? डे में होगा। तो जो फीचर यहाँ है वैसा ही फीचर सेम वहाँ होगा। पहले क्लियर सुन पा रहे? और जो फीचर एल वी यानी कि वैली ब्रिज रिलेटेड विद लैंड ब्रिज, क्लियर है यहाँ तक? बाकी कैसे होगा उसको अभी देख लेंगे। अब आइए प्लीज पेज नंबर 100 थोड़ा देर के लिए 69 पे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। डिफरेंस थोड़ा सा और भी होगा, आप जब पढ़ेंगे उसके बाद उसमें से डिफरेंस एक दो और लिखना है। कल आप पढ़े होंगे ना तो उसमें मिला होगा माउंटेन ब्रिज होगा, अगर कोई चैप्टर पढ़ा होगा तो भले आपको थोड़ा सा समझ में ना आया हो। कल कितने लोग रीड किए थे एनसीईआरटी 9 10 चैप्टर? आज जाकर पूरा रीड कर लीजिएगा कुछ हाँ, तो आज रीड उसके बाद जाके कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए इस वाले पे मैं एक तरफ आपको लिख देता हूँ माउंटेन ब्रिज, दूसरी तरफ लिख देता हूँ वैली ब्रिज। पहले वैली ब्रिज आप अपने कॉपी पे दोनों तरफ बना लीजिएगा, वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज। एक और बना लीजिए अलग से, वैली ब्रिज एंड माउंटेन ब्रिज। वन 169 पे ही 169 पे 169 पे जब आप पढ़िएगा एक डायग्राम मिलेगा आपको, और वो डायग्राम सब कुछ नहीं है, बस वही पहाड़ बनाया हुआ है जो बचपन से बनाते आ रहे हैं, ठीक है। मैं इधर आपको वैली ब्रिज लिख रहा हूँ। उस डायग्राम को देखने के बाद नीचे जरा पढ़िएगा वैली ब्रिज, आपको समझ में आ रही है? पहले पढ़ के देखिए, लॉजिक बता चुका हूँ, जल्दी से थोड़ा पढ़िएगा। वैली ब्रिज इन डे में कुछ लिखा हुआ होगा, ब्रिज के बारे में पढ़िएगा। तो सब कुछ ओपन कर दिया है। अरे इसमें सारी की स्कूल की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसको तैयारी करना है सैनिक स्कूल का, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सिमुलतला स्कूल। इतना बुरा लगता है ना, मतलब चलो कैसे देख के किसी एक चीज पे कभी कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। मतलब दुनिया का अमूल्य उनसे अभी दिए था, पूछे कि सर कुछ और भी बचा है, तो कुछ और भी स्कूल बचा है पढ़ाने का, कॉम्पिटिशन तैयारी का, तो एक पे करना चाहिए। बच्चों का इसमें नुकसान होता है, इन लोगों को नहीं पता चलता है। बिजनेस बनाइए लेकिन ऐसे इसमें बच्चों का नुकसान बहुत ज्यादा होगा, मैं क्या बताऊँ। बहरहाल चलिए क्या कर सकते, पढ़िए समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? यस पक्का ना? सर ठीक है, समझ में आ रहा है तो एक चीज और समझा के मुझे बता दीजिए, तब हम समझ गए कि आप समझ गए। बताता हूँ क्या, उसके नीचे ये जो माउंटेन ब्रिज यहाँ लिखा है वो भी समझ गए होंगे। माउंटेन ब्रिज उसके नीचे लिखा होगा, उल्टा हो जाएगा। हाँ मतलब एक को याद रखना, एक तो उल्टा हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। अब सर एक चीज समझा के तब बता दीजिए तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं पढ़ाया ठीक हूँ। नहीं समझेंगे तो मैं पढ़ाया ठीक ही हूँ, लेकिन पेज 170 पे आइए जल्दी से, और उसको थोड़ा मुझे पढ़ के, वो लिखा हुआ है लंबा चौड़ा एकदम भाषण लिखा हुआ है, एकदम टूटा फूटा भाषण, लेकिन उसके बावजूद उसको पढ़ा के मुझे समझाइए जरा। क्या था ये भाई? टेम्परेचर इन्वर्जन, ध्यान से देखिएगा।
जो समझा दिया मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हो गया, पढ़ लिए? कुछ समझ आया क्या? कितने को समझ आया? हाथ खड़े करिए। बहुत 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 सीधा, बहुत सिंपल भाषा में, ठेठ भाषा में लिखा हुआ है वो, उसके बावजूद भी आपको जानना जरूरी है। टेम्परेचर इन्वर्जन लिखा हुआ है और उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है हैपेंस इन नाइट। सुन पा रहे हो ध्यान से? देखो, आमतौर पे टेम्परेचर का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, हाई से लो ही जाता है, और वो मतलब नॉर्मली इन्वर्जन वर्ड ही क्या है, इन्वर्जन मतलब क्या, अपोजिट। मतलब जो एक टेम्परेचर का प्रोसेस है कि सर हाई से लो जाएगा, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि लो से हाई आने वाले लगे, मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसमें जिम्मेदार, तो उसको हम इन्वर्जन बोल सकते हैं। सुन पा रहे हैं? अब उसके लिए थोड़ा सा मैं वहां पे आपको पढ़ूंगा, टाइम वहां पे डायग्राम जरा देखिएगा, और डायग्राम देखिएगा उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, नाइट वैली जो इतनी जल्दी गर्म, सॉरी जल्दी ठंड नहीं होगी, बिकॉज काफी लेट से गर्म हुई थी, इसलिए इन नाइट वो धीरे धीरे गर्म होकर एयर भी क्या होगा, एयर राइजेस, सो लो प्रेशर इज क्रिएटेड एट वैली। तो जहां वैली है नीचे, इस वाले पॉइंट पे वैली जो नीचे जहां लोग रह रहे हैं उसको वैली बोल रहे हैं, तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर। अरे है ना, माउंटेन, ये आपका माउंटेन रहा ऊपर वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है क्या, हाई प्रेशर। अब उसके बाद ये लो प्रेशर है, समझ पा रहे ध्यान से, और इधर भी माउंटेन वाला पार्ट पे क्रिएट हो रहा है हाई प्रेशर। इधर देखिए, आप सोच के देखो, नाइट में कोई आदमी, जैसे आप जाते हैं जब पहाड़ी एरिया में और कभी रहना पड़ जाए, तो जो आदमी रहता है वो सबको पहले से पता होता है क्या, जो टेंट या जो बाम्बू लोग गाड़ते हैं रहने के लिए, वो उस जगह पे गाड़ना चाहेंगे जहाँ पे रात में उनको ठंडा कम लगे। अब आप सोचिए, वो अगर यहाँ पे आ गया तो इधर से भी आ रहा है हवा, इधर से भी हवा आ रहा है, आपको नहीं लगता ये टाइट हो जाएगा? आप समझ पाए, इसका काम तमाम हो जाएगा रात भर में। तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि या तो टेंट थोड़ा ऊपर गाड़े ताकि एक हवा से बच जाए कम से कम,
Yes, sir. और दूसरा हवा हमको हल्का सा लगे, हाँ है ना, तो या तो वो इधर रहना चाहेगा अपना टेंट या फिर ऊपर रहना चाहेगा कि कम से कम एक हवा से तो बचे। और गलती से जो यहाँ पे गाड़ा है तो रात में उसका भी काम तमाम होना है। समझ पा रहे मेरी बात? तो ये इसलिए मैं बताया आपको कि आप जब कभी पहाड़ी एरिया में जाएं तो कम से कम ये देख लें। वैली का मतलब सिंपल होता है वो एरिया जहाँ पे ज्यादा निवास कर रहे हैं लोग, घर उर है, रह पा रहे हैं। माउंटेन वो एरिया है जो अभी तक मतलब कैप्चर्ड एरिया नहीं है, फ्री एरिया है और टॉप ऑफ द वैली है। सुन पा रहे हैं? और अधिकतर इस केसेस में होता है कि अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है। आपको पता है नेपाल में काठमांडू में, ज्यादा दिन की बात नहीं है, काठमांडू में ऑलरेडी 13 लोगों का डेथ हुआ था इस बात को ना जानते हुए कि उनको कहाँ अपना टेंट करना है। और दे आर टूरिस्ट। और एक काठमांडू का मैं बता रहा हूँ आपको, और काठमांडू में रात में और ज्यादा, हर पहाड़ी एरिया में रात में और ठंड पड़ जाएगी। दिन में आपको गर्मी मिलेगा खूब जबरदस्त। आप उत्तराखंड चले जाइए, हिमाचल चले जाइए, काठमांडू चले जाइए, दिन में खूब गर्मी मिलेगा। दिन में आप नॉर्मल टी शर्ट में रह सकते हैं। और रात में इस बात की भी पूरी गारंटी है कि आप कोट और बिना कंबल के नहीं सो सकते हैं। समझ पा रहे हैं? और इसलिए उसमें 13 लोगों का डेथ हो गया था और बहुत सीवियर डेथ हुआ था वो। तो थोड़ा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर इन्वर्जन का मीनिंग सिंपल हो जाता है। जब माउंटेन और उस तरीके का सिचुएशन होता है तो जो प्रोसेस हाई से लो हो रहा है, ठीक है, अभी तक क्या जा रहा था इसके पहले आप देखेंगे ध्यान से तो हवा इधर से जा रहा था ऐसे, उसके पहले वाले पेज में जहाँ पे मैं माउंटेन ब्रिज लिखा हूँ और वैली ब्रिज लिखा हूँ ना, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज पर डायग्राम क्या देखिए जरा, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज दिख रहा है जरा, माउंटेन सॉरी वैली ब्रिज पे जरा देखिए, हाई से लो जा रहे हैं तो वैली के पास हाई प्रेशर बना है, देख पा रहे हैं? और उधर माउंटेन ब्रिज पे जाइएगा तो लो प्रेशर बना है। अब दोनों कंबाइन जब हो गया उस हिसाब से काम, इसलिए मैंने लिखा है इन नाइट, पेज नंबर 170 पे, इन नाइट स्लोप तो अपनी लॉन्ग वेव के कारण एनर्जी जल्दी से रिलीज कर देगी, ठंडी हो जाएगी, सो सेटल हो जाएगा। इसलिए हाई प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन बोथ साइड माउंटेन, हेंस एयर दोनों तरफ से लो प्रेशर को फील करेगा। और मतलब हाई मींस कोल्ड एयर, सो कोल्ड एयर अब ले जाए, अगर कोई पर्सन बी पे है तो उसको बहुत ठंड लगेगी, इसलिए उसको ध्यान में रखना है कि ऊपर है या नीचे है। वहां नीचे लिखा हुआ है बट द फैक्ट ऑफ मैटर इज, मैंने एनएलआर और ईएलआर पढ़ाया था आपको, नॉर्मल लैप्स रेट या उसको हम क्या बोल रहे थे, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। इसलिए हम लोग जितना ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में दिन टेम्परेचर कम होगा। आप सोच के देखिए इधर मीटर देखिए, एनएलआर का नियम क्या था कि हम ऊपर जाएंगे तो ठंडा मिलेगा। अरे ट्रोपोस्फेयर में था ना कि हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जब हम अपने आप को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो गर्मी के लिए शिफ्ट कर रहे हैं कि ठंडी के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, गर्मी के लिए, यानी कि हम चाहते हैं कि हमको गर्मी हवा मिले या गर्म मिले। अरे है ना? तो सर क्या आपको नहीं लगता कि जो प्रोसेस हम पढ़े हैं कि जब हम हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता है, लेकिन अभी हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ना चाहते हैं। तो ये ईएलआर के उल्टा है कि नहीं है, इसलिए इसका नाम टेम्परेचर इन्वर्जन बोला गया है। क्या समझ पा रहे हैं? जो नॉर्मल प्रोसेस है कि व्हेन वी गो फ्रॉम मतलब इन ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम 0 लेवल टू द 18 किलोमीटर तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। बट अभी हमको समझ में आ रहा है कि कोई आदमी टेंट ऊपर गाड़ना चाहता है इसलिए कि टेम्परेचर से बच जाए। तो दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज रिवर्सिबल ऑफ ईएलआर या एनएलआर, दैट्स व्हाई इसको क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन, क्योंकि ये उल्टा है। क्या समझ पा रहे हैं? और ये बहुत पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है, हमेशा होता नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो टेम्परेचर इन्वर्जन किसको समझ में आ गया, हाथ खड़े करिए जरा। अब मुझे लिखना उतना ज्यादा टाइम लगता, बहुत ज्यादा अभी असर भी बढ़ रहा है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आप अलर्ट रहिएगा। तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्लियर है कि सर हम ऊपर जाते हैं इसलिए ताकि गर्म मिले, जो कि उल्टा है प्रोसेस का जो ईएलआर और एनएलआर में होता है, इसलिए इसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए नेक्स्ट पेज पे 171, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है सर, लो ना ही लो पे ना ही मतलब हाई पे रह सकते हैं। नहीं मैं यही तो बोला हूँ कि आपको अगर टेंट, ये जैसे देखो, अगर आप खुद सोचो ये लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, अब आप क्या, मैंने बोला आप यहाँ रहोगे तो मरना तय है। तो सर आपको क्या करना है, आपको इधर जाना, इधर। आप हाई पे जाएंगे तो पॉसिबल तब भी नहीं है, क्योंकि हाई प्रेशर पे जाएंगे तो वहां पे आपको ऑलरेडी हालत खराब वहां हो जाएगा। अरे आप समझ पा रहे हो? तो आप कुछ वैसे जगह पे रहो जहां से विंड की स्पीड उतनी तेज भी ना हुई हो, और एक दूसरा ये जो भरने की कोशिश कर रही है इससे तो कम से कम बच जाओगे आप, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको सोर्स करेगा। और ये हाई प्रेशर पे जाओ तो हाई प्रेशर का नियम क्या बताया था, कोल्ड एयर जब ज्यादा रहेगा तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अरे है ना? तो सर आप उसके अगर यहाँ जाओगे तो यहाँ भी कोल्ड एयर काफी ज्यादा, तो ठंड तो यहाँ भी लगेगी, तो आप इससे थोड़ा दूर रहोगे, तो ना इधर रहोगे ना इधर रहोगे ना इधर रहोगे, कुछ वैसे जगह पे रहोगे जो उससे थोड़ा हाई प्रेशर से नजदीक हो, तब आप बच जाएंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आइए 171। क्या आप लोग अलर्ट हैं? रिस्पॉन्स करते रहिए। 171 पे आइए, वहां पे दो वर्ड मिलेगा आपको, कैटाबेटिक, एनाबेटिक। कैटाबेटिक, एनाबेटिक 2022 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, इनडायरेक्ट क्वेश्चन था एक स्टेटमेंट में।
ज्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट में ही आया था। उसमें थोड़ा सा खाली रीड करिए और देखने की कोशिश करिए, देखने का कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा बता चुका हूं। पूरा रीड करिएगा। चलिए, ईद तो कल खत्म हो गया, अब थोड़ा राहत मिला है। समझ रहे, बहुत टफ है, हर किसी का बस का बात नहीं होता उतना सहना। 1 महीना फास्टिंग, मतलब ठीक है, आदत हो गई है उन लोगों को। नहीं तो 1 महीने में पता चले कि खून ही नहीं है बॉडी में, उसके बाद हीमोग्लोबिन चढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे, बहुत टफ है वो, गर्मी में बहुत टफ काम होता है, इतना आसान नहीं होता है। कर लेते हैं, उनको सैल्यूट है भैया। कुछ समझ आया क्या? वहां पे कैटाबेटिक, एनाबेटिक, एयर इज गोइंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स वैली, दैट इज कैटाबेटिक, है ना? तो वैली की तरफ जो जा रहा था ऊपर से, ये वाला सीन, ये कैटाबेटिक हो गया, डाउन स्लोप, अरे है ना? और एनाबेटिक ऊपर की तरफ, मतलब वैली से माउंटेन की तरफ। मैं कैसे याद रखता हूँ फिर बता देता हूँ। एनाबेटिक, ए फॉर एबव, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है? एक याद रखिए, दूसरा कैटाबेटिक अपने आप याद हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा तो कुछ भी याद नहीं होगा। एक याद रखिए, उसका उल्टा दूसरा समझाइए। जैसे एक याद रख लीजिए कि लैंड ब्रीज डे में होगा कि नाइट में होगा, बताओ जरा। नाइट में होगा। एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। कोई भी एक याद रखो, दोनों कोशिश करो याद रखने का, कंफ्यूजन एकदम तगड़ा होगा। और ये ऐसा चीज है कि यहाँ से यूपीएससी जानबूझकर क्वेश्चन पूछता ही है। अब हम ये बोलते जाए यूपीएससी को कि सर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है इसलिए याद नहीं किए, या फिर कुछ तरीका निकाल के याद कर ले। सिंपल सी बात है ना कि आप इसमें से पता है, बहुत लोग बोले थे कि सर ये कंफ्यूजन होता है तो ये वाला पार्ट हटा दिया जाए। यूपीएससी उधर से बोला आई एम यूपीएससी, यू आर नॉट द यूपीएससी। भाई सही बात है, वो एग्जाम जो कंडक्ट कर रहा है उसको पता है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपके सजेशन से, मेरे सजेशन से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा कि हम ऐसा सजेस्ट करें और हो जाएगा। तो कैटाबेटिक एनाबेटिक क्लियर है? अरे बोलना जोर से, हेडिंग डालो कैटाबेटिक एनाबेटिक, तेजी में कुछ पॉइंट लिखवाना है। टेम्परेचर इन्वर्जन जब भी होगा, डे में होगा कि नाइट में होगा? टेम्परेचर इन्वर्जन हमेशा नाइट में होगा, डे में नहीं होगा, दिमाग रखना। जो उल्टा टेम्परेचर हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट के लिए है, डे के लिए नहीं है। तो दिन में कोई आदमी वैली के पास सोया हुआ भी है तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए कंफर्टेबल है। नाइट में वो वैली के पास नहीं सोना चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो टेम्परेचर इन्वर्जन नाइट के लिए है। सो मत प्रभु, सो मत, क्योंकि नाइट में दोनों जगह हाई प्रेशर बनेगा। एग्जैक्टली, दोनों ऊपर हाई प्रेशर बनेगा और एक जगह लो प्रेशर। और हाई प्रेशर का काम ही है कि जहां खाली मिला उसको भरो। अब जैसे खाली मिला स्पेस, लो प्रेशर बना, दोनों तरफ से भरेगा। और रात की हवा, ठंडी हवा तो जान ले लेगी। दिन में धूप ज्यादा रहेगा तो दिन में उसका कंडीशन बनेगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है दिन में। टेम्परेचर इन्वर्जन इज रिलेटेड टू कैटाबेटिक। टेम्परेचर इन्वर्जन इज रिलेटेड टू कैटाबेटिक। टेम्परेचर इन्वर्जन में वो एक और पॉइंट है, टेम्परेचर इन्वर्जन पोल पे भी हो सकता है। टेम्परेचर इन्वर्जन आल्सो टेक्स प्लेस ऑन पोल्स। ये सब ऐसे क्वेश्चंस है जो नहीं पढ़ा है उससे कुछ नहीं बन पाएगा, वो रट के जाएगा तो नहीं हो पाएगा। टेम्परेचर इन्वर्जन कैन आल्सो टेक्स प्लेस ऑन पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों पे। आप लोगों को कुछ इनविटेशन मिला है क्या ऐसा करके? सैनिक स्कूल, नेतरहाट स्कूल, नेतरहाट है क्या? नहीं, नेतरहाट पहले था। क्या क्या दूसरे को बुला के लेके जाएंगे? अच्छा चलिए आगे। अब थोड़ा नीचे आइए, आप मेरे थोड़ा सा नीचे, मुझे थोड़ा सा पढ़ाना है ज्यादा आज सुबह, तो 3 दिन छुट्टी रखूंगा। डॉक्टर बहुत डांटता है यार, फोन करो, मतलब ऐसा फालतू डॉक्टर के पास में चला गया।
ये दवाई कम देता है, डांट देता ज्यादा है। और वो डांटता भी ऐसा ना, सोचता नहीं है कि क्या है नहीं वो एकदम बेतड़ाक डांटेगा। पापा जी भी सामने हैं तो क्या बोलेंगे, डॉक्टर है भाई। ऐसे तो सब लोग देख के बता देगा। अरे वो परेशान हो गया, मतलब वो रेस्ट के लिए मुझे पहले ही बोला था कि क्लास आप जो है, वो बोला कि आपके कंठ में प्रॉब्लम हो रहा है, आप बंद कर दीजिए लगभग 1 हफ्ता के लिए, उसने बोला था। हम बोले ठीक है सर। अब आदत से लचा है मैं आ गया, दवा खा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अब दोबारा कल बढ़ गया। कल शाम में कौन फोन किया था मेरे पास? अरवी शायद कॉल किया था। आप ही कॉल किए थे ना? हाँ, उस समय मैं मेडिसिन ले रहा था। अब वो बोल रहा है कि इसके बाद से मत आइएगा मेरे पास वो डॉक्टर बोल रहा है। बोले क्यों? तो कह रहे कि लग तो कहीं से नहीं रहा है कि आप रेस्ट वेस्ट लिए हो। तो हमने नहीं सर लिए, मजाक बात नहीं है। तो कह रहे हैं कि इसके बाद से अगर कुछ करना हो तो यहाँ मत आइएगा, कहीं और चलिएगा। बोले यार बड़ा बेकार आदमी है और भाई डॉक्टर अगर ऐसा बोले तो समझ रहे हो आप, बहुत बुरा लगता है। हम बोले कि यार ये गलत बात है। तो फिर बाद में पापा बोले कि ठीक है नहीं सर आप रेस्ट करेंगे आप। उनका बीपी हाई हो गया, डॉक्टर का बीपी हुआ है, वो कह रहा हमारा चेक करो। अब उनका बीपी पता नहीं कितना चला गया। अब मुझे लगता है कि मैं सोचा कि जल्दी से निकलूंगी तो पता चला बीपी हाई होगा, 3-4 थप्पड़ों पर लगा होगा दिया। अब क्या करेगा आदमी, अब बुजुर्ग आदमी है। सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे सामने उनका बीपी चेक हुआ, शुगर लेवल चेक हुआ, थायराइड चेक हुआ, खुद डॉक्टर का, और कंपाउंडर चेक कर रहा है। और मेरा कहेगा तुम जाओ यहाँ से अब इस टाइप के डॉक्टर मतलब मेरे को ही मिलते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे साथ मजबूरी भी है कि मैं बहुत ज्यादा रेस्ट अगर करूंगा ना तो मुझे इरिटेशन होने लगता है अंदर से बहुत ज्यादा। काम मुझे मेरे से काम करवा लो खूब, मैं 24 घंटे में से झाड़ू पोछा करवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं काम करते रहना चाहता हूँ, मतलब रुकना बैठना नहीं चाहता मैं बैठ जाऊँ आराम से। और नहीं, वो मेरे से होता ही नहीं। काम कुछ देते रहो, काम कुछ चलते रहेगा, मैं ठीक रहूँ। लेकिन फिर भी अभी ये सिचुएशन में 2-3 दिन गैप लेंगे, बट अभी खत्म करेंगे। बहुत ज्यादा हेडेक हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है, इनके इतना ना हो जाए कि अभी उसको कंप्लीट आप लोग को करते थोड़ा सा रहना पड़ेगा, बीच में हम उसको कराते जाएंगे। ठीक, होमवर्क वैसे हमें लिखा हुआ है यहाँ पे, अब इसके बाद लिख लीजिएगा। ठीक, लिख लीजिए, किसी को बिठा के लिखे जरा जल्दी। पहले होमवर्क साइड में लिख लीजिए, और इसका डेट मैं बता देता हूँ ताकि इजी रहे। करंट अफेयर वाला जरूर लिखे है, करंट अफेयर का सोर्स मैं अभी बता रहा हूँ। कोई कौन लाया है? आप लाएंगे, मैं लोग विजन है, 16 खुली हो कैसे। कितने के पास ये वाला ऐप है? सबको बोला था कि इंस्टॉल कर लेना है। कितने बस हाथ खड़े करो ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद उसमें से सिंपल क्या करना है, देख लो, इधर जाना है, इधर खुल गया। और उसमें से आपको इधर न्यूज टुडे, उसके बाद वीकली फोकस, करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें मंथली है। मैंने कहाँ से कहाँ तक लिखा है, जनवरी टू अप्रैल पूरा पढ़ना है। लेकिन पहले सीधा ध्यान से समझिएगा, न्यूज टुडे पे जाना है। क्या सुन पा रहे हैं? मैं अंतिम बार बता रहा हूँ, फिर बोलूंगा नहीं मैं। न्यूज टुडे पे जाइएगा, अप्रैल ओपन करिएगा। अभी हाल फिलहाल में जितना पढ़ाया हूँ सारा टॉपिक आ गया है न्यूज में, A to Z। अब आप देखिए, इसमें डाउनलोड वाले सेक्शन है। 22 अप्रैल, 22 ही है ना? अच्छा 23 है, तो 22 अप्रैल का न्यूज है अपडेटेड। इसको मान लो आप ओपन अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो डाउनलोड कर लो। 4-5 MB का होगा, बाकी ज़्यादा कुछ 4-5 MB से कम ही का होगा। हर दिन का अपडेटेड है, एक बार बस सुन लेना। इसके अलावा करंट अफेयर कुछ भी मत पढ़ना। अगर मैगजीन आप ले सकते हो मंथली तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी ओपन हो गया। अब देखो इधर 22 अप्रैल का है, मैं भी अभी पहली बार खोल रहा हूँ। पहला है, सबसे पहला है द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं पढ़ाया हुआ हूँ, हालांकि इन्वायरमेंट क्लॉज में आपको उसके आगे में नहीं पढ़ाया, लेकिन एक रिपोर्ट आया है जिसके अंदर इन्वायरमेंट का क्या सिचुएशन है बताया गया। आगे देखना, 2023 में ग्लोबल फूड रिपोर्ट है रिलीज बाय इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFRI। ये आपको पढ़ लेना है, हिंदी में भी इसका अवेलेबल है, हिंदी में भी आप अपना उसके नीचे देख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड मार्केट क्रिप्टो एक्ट। मार्केट क्रिप्टो एक्ट, क्रिप्टो करेंसी पढ़ाया हुआ हूँ मैं, और क्रिप्टो पे एक्ट यूरोपियन ने ऑलरेडी, यूरोपियन पार्लियामेंट ने अपना कुछ बताया है, उसके बारे में जिक्र है कि उसमें कितना क्या अलाउ किया, क्या अलाउ नहीं किया। चौथा पे आइए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो फ्लाइट वाले हैं, सिविल एविएशन लॉन्चेज रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। ये मैं पढ़ाया हूँ, उड़ेगा देश का आम नागरिक, उड़ान का फुल फॉर्म है। मैं आप लोगों ने उसके पहले वाले बैच को मैं पढ़ाया हुआ हूँ, जो लोग पढ़े हुए लोग जानते हैं। उड़ान, UDAN, उड़ेगा देश का आम नागरिक। बहुत सस्ता में ये स्कीम आया था कि 1 रुपया 2 रुपया, मतलब 1000-2000 में लोग हर कोई फ्लाइट पर चढ़ पाए। उस स्कीम के तहत कुछ बातें फिर आएंगी, सुन पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ाया तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आपको भी पढ़ाऊंगा, वो आगे सीख है। क्या सुन पा रहे हैं? ये आपका काम है, फिर बोल रहा हूँ, करंट अफेयर आप पढ़ना शुरू कर देंगे। अब नीचे आइए,
FSSI, आप हर देखोगे प्रोडक्ट पे FSSI लिखा है, जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जो बताता है कि कौन सा फूड खाने योग्य है, कौन सा नहीं। माजा का बोतल भी होगा किसी के पास, उस पर भी लिखा हुआ होगा, स्प्राइट अगर है, हर बोतल पे लगभग FSSI होता है। सुन पा रहे हैं? तो इसने किस चीज के बारे में देखा है? फिर से करंट अफेयर अगर आप नहीं पढ़िएगा मेरा पूरा पढ़ाया हुआ बेकार हो जाएगा। क्या है? FSSI says it keeps acting against food business involving misleading claims। आपको नहीं पता है, मैं एक बार बोला भी था, मैगी जो आप खाते हैं तो मैगी के बारे में ये बोला गया था कि FSSI उसको 9 रेटिंग देता है, मान लीजिए 9, और पूरे वर्ल्ड में जो रिपोर्ट आता है फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी अथॉरिटी पे, उसने बोला था कि मैगी को मात्र 2 रेटिंग दिया जाता है, 2 रेटिंग। उसके बावजूद इंडिया में इतना बेचा जाता है। इंडिया में कुछ भी हो सकता है, फूड अथॉरिटी, और हम बचे हुए हैं, हम कितना भी कुछ कह लेंगे सेफ्टी, कुछ पता नहीं कि सेफ्टी का हिसाब किताब क्या है। आप समझ पा रहे हैं? होटल में जाइएगा एकदम नाखून बड़ा है आप समझ पा रहे हैं? आराम से आपको परोस देगा, लीजिए, और आपको भी एक बार वाह, आप समझ पा रहे हैं? उसके हाथ में प्लास्टिक में गुपचुप वैसा ही डुबा रहा है, दिखा रहा है, ये लीजिए, और आप भी क्या है, जब तक डुबाया तब तक टेस्ट आएगा नहीं, आपको भी वही चाहिए टेस्ट उसका, जब तक हाथ का पूरा मिलेगा नहीं, आपको लगेगा गुपचुप बेकार बनाए हैं। आप समझ पा रहे हैं? भुजिया बनाया, कढ़ाई नहीं, कर चूल्हे ऐसे हाथ से निकाला तो इंडिया में सेफ्टी का बहुत इशू है, सुन पा रहे? लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में कोई रिस्क नहीं लेता है। आप होटल में गए, बोला कि सब्जी भुजिया था, मर्द करछू लेके हाथ से धरा ना क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं। तो इस पर थोड़ा ये जरूर देख लीजिएगा, FSSI का ये आप देखेंगे, इसका लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, तो हम बता देते हैं आपको, फिर मेरे पूरे पढ़ाई हुए का फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, आगे जैसे ही 3-4-5 दिन बाद मैं शुरू करूंगा, साइंस एंड टेक इकट्ठा शुरू करूंगा, मैं थोड़ा हेल्दी हो जाऊँ, साइंस एंड टेक शुरू कर लूंगा, साइंस एंड टेक के साथ इंडिया ज्योग्राफी साथ पैरेलली चलेगा, 3-3 सब्जेक्ट। इसीलिए आप अभी इसको निपटाते जाइए, समझ में सारा आएगा, और मेरे पढ़ाने के बाद करंट अफेयर पूरा आसान हो जाएगा आपको। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पढ़ते जाओ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो कि हैबिट हो जाए। नीचे आइए जरा, उसके नीचे ये जो डायग्राम है ना, 3-4 पेज का है मात्र। इन सारे डायग्राम में मैं नाम बोल रहा हूँ और आप बताना कि आप सुने हुए हो कि नहीं सुने हुए, हमेशा रहेगा न्यूज में। ये पहला है इसमें, इंडिया ईरान आर्मेनिया, इंडिया ईरान आर्मेनिया फॉर्म्स ट्राइलेटरल ग्रुपिंग। ट्राइलेटरल ग्रुपिंग फॉर्म किया है इंडिया, ईरान और आर्मेनिया। अब मैप पे आपको सोच लेना है, सुन पा रहे हैं? नीचे आइए, उसके बाद है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में इंडिया का वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। सिंगापुर ने इस इंडेक्स में टॉप किया है लॉजिस्टिक में से, जो लेन देन करने में। सिंगापुर कहाँ था? मलेशिया से टच करेगा कि नहीं करेगा? अब आप उसको थोड़ा जिक्र कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे है फैक्ट्रीज ऑफ तमिलनाडु में बिल आया है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी 21 तारीख को सिविल सर्विस डे था, 21 तारीख को जो IAS दिवस जो मनाया जाता है, उस दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कुछ उसके बारे में बताया, इसलिए आज 22 को रिपोर्ट आया है। उसके बाद क्या है? फार्मिंग लिंक्ड विद ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट। ये मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, थोड़ा सा अगर आपको ध्यान में हो तो। जब मैंने एग्रीकल्चर शुरू किया था, थीम 4, अरे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में थीम 4, जिसमें मैंने आपको MSP वगैरह पढ़ाया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह, जो मतलब हिंट दिया था। उसके आगे ये इसके बारे में CPR एक रिपोर्ट है। अब एक इसमें और वर्ड है सिविल एविएशन राइट में, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 कंक्लूडेड न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ये आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा देखते जाना है। ये 22 तारीख का है, मैं थोड़ा पीछे आता हूँ। 22 के बाद 21 का देखते हैं, और 21 का देखिएगा ध्यान से कि 21 अप्रैल में क्या क्या है। मैं सिर्फ एक बार बता देता हूँ ताकि मैं फ्री रहूँ। सभी के पास फोन है? यस सर। ठीक है, वो रख लीजिएगा, और उसके बाद नहीं होगा जिसका ऑनलाइन में मिलता है आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या फिर ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा। वैसे निकलवाइएगा नहीं, मुझे लगता नहीं है कि उसका ज्यादा जरूरी है। इधर देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, हालांकि मैं आपको साइंस एंड टेक अभी नहीं पढ़ाया हूँ, जिनको पढ़ा है, इसरो ने अभी नया इंडियन स्पेस पॉलिसी अपना जारी किया है। MIT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ जारी किया है, उसके बारे में है। जल शक्ति मिशन जो है इंडिया में कि हर घर जल, नल जल, आप सुनोगे नल जल योजना है, सारा कुछ उससे रिलेटेड भी सारी चीजें हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन भी इंपॉर्टेंट है। अटल पेंशन योजना भी आप सुने होंगे। उसके बाद नीचे है USA टू कैटलाइज ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन थ्रू मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑन क्लाइमेट। अब इधर नीचे आइए, असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर डिस्प्यूट, असम के बीच में और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, उसके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, उसके बारे में रिपोर्ट आया हुआ है। दूसरा है इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया डेनमार्क स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, याद करिए SPA। अरे अलायंस पढ़ाया था,
और अलायंस के साथ साथ एसपीए पढ़ाया था, और दोनों में आपको डिफरेंस बताया था। क्या सुन पा रहे हैं? नीचे आइए। उसके बाद इसमें आएगा एक जॉम्बी बैंक, हालांकि जॉम्बी बैंक एक अलग सिचुएशन है। तीसरा है आर्म्स लेंथ प्राइस, इसको भी बना दीजिए। उसके बाद एक है प्रयाग प्लेटफॉर्म, तो प्रयाग स्टैंड फॉर रियल टाइम गंगा, उसके लिए आया है, उसको एक बार देख लेना है आपको। दूसरा है जिसको पढ़ाया होगा आपको, सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ाया था इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, सतकोसिया। आप जाकर देखिएगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी जब मैंने शुरुआत किया था, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, मैंने बोला था ना कि उसमें जैसे खीर गंगा वगैरह पढ़ाया था, तो उसमें उठाकर पिन फेंक दिया, पिन वैली, हरियाणा के सुल्तान काले हुए, जिसको पढ़ाया था काले सर और वो सब कुछ, उसमें उसका जिक्र है। उसके बाद है माउंट, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बारे में जिक्र है, ये इंडियन ज्योग्राफी में फिर आएगा। उसके बाद है 100 फूड स्ट्रीट्स अक्रॉस द कंट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बोला है कि कितने लोग फूड स्ट्रीट के आसपास कैसे रहेंगे, उसके बारे में जिक्र है। उसके बाद है आइनॉक्स 23, उसके बाद है अभिलेख पटन। ये जो चीज है इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है, ये 21 तारीख का ऐसा है। अब हम आते हैं 21 के बाद, ये हिंदी में भी अवेलेबल है 20 पे, और 20 वाला जरा देखिएगा क्या मजेदार है, ये बहुत मजेदार चीज है, आपको सब समझ में आएगा, टॉपिक आईआर वाले पार्ट से भी समझ में आएगा। जो लोग आईआर नहीं देखे मैं कुछ वीडियो उनको भेजूंगा। अब उसके बाद है इंडिया ने पॉपुलेशन वाले में टॉप किया है, पता है ना आपको, चाइना को अपन पछाड़ दिए हैं। आप समझ पा रहे हैं? ये ऑफिशियल है, ये बोले वाले नहीं, ऑफिशियली ये एक्सेप्ट हुआ है। उसके बाद देखिए इधर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स रिलेटेड टू एलजीबीटीक्यू राइट्स इन इंडिया। अरे एलजीबीटीक्यू पढ़ाया था, उस पे सुप्रीम कोर्ट में जो होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड सारी बातें यहाँ कही है, आपको बस देखना जाकर काम है। मैं जब पूरा टॉपिक पढ़ा देता तब तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पूरा अभी से स्टार्ट कर लेना। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर लॉन्चेड साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, उन्होंने कुछ अपना साथी पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया, उसको देख लेना। नीचे आइए, कैबिनेट अप्रूव नेशनल क्वांटम मिशन, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्वांटम बताया था। उसके बाद है वायलेंस बिटवीन सिक्योरिटी फोर्स एंड कुकी इंडिपेंडेंट आर्मी मिलिटेंट्स इन मणिपुर। सिक्योरिटी फोर्सेस मैंने पढ़ाया था आपको इंटरनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट में, आंतरिक सुरक्षा, उसका उसमें जिक्र है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। दूसरा इसमें है, एक पहला नाम है भारत नेट, हालांकि भारत नेट बहुत अच्छा उसका नेटवर्क नहीं है, लेकिन फिर भी कोरल रीफ, उसके बाद कामाख्या टेम्पल, ट्राइब्स इन न्यूज, ये आपको खुद से देखना है, मैंने बताया नहीं है लेकिन खुद से आपको देखना है, समझ में आ जाएगा। हम एक चीज और दिखाते हैं 19 अप्रैल 2023 का, इसमें कुछ और पॉइंट है। डाउनलोड हो जाएगा तो बताते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहला हेडिंग, बस हेडिंग देखते जाइएगा। सी सरफेस टेम्परेचर हाईएस्ट इन द रिकॉर्ड हिस्ट्री, सबसे ज्यादा गर्मी पाया गया इस बार। दूसरा आयुष सेक्टर, आयुष याद करो, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी पढ़ाया था ना, वो पढ़ाया हुआ सब, होम्योपैथी, तो सब का सब, और जो सिद्धि, ये सब कुछ। दूसरा इंडियन, उस पे उसी पे है जिक्र कि हेल्दी सर्विस आयुष के थ्रू किसको पाओ, मैंने बोला था ना कि एम्स वाले 5 साल 7 साल डिग्री लेके तब करते, और आयुष वाले को बोला गया बस 2 महीना 3 महीने की डिग्री लो, तुमको उतना ही मिल जाएगा। और बोला था आपको कि जब चीर फाड़ करना हो तो लोग सांस अंदर सांस बाहर शुरू करेंगे। उसके बाद नीचे इंडियन साइंटिस्ट स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइक्लोट्रॉन, हालांकि साइक्लोट्रॉन आपको मैं बताऊंगा उस समय। यूरोपियन यूनियन EU बताया था, लॉ मेक्स एडॉप्ट कार्बन मार्केट रिफॉर्म, इन्होंने अपने बताया, थोड़ा देख लेना। लास्ट इसमें है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम मित्र इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश, ये न्यूज में इस बार जो प्रीलिम्स का जो पेपर होगा उसमें आएगा भी। नीचे आना जरा, G7 के बाद अपडेट ऑन इंडिया रसिया ट्रेड रिलेशन, इंडिया और रसिया का ट्रेड रिलेशन पहले से बेहतर हुआ है, वार के कारण भी बेहतर हुआ है। आगे उसके बाद है एक और, आप बताना कौन से कंट्री का बात हो रहा है, बता दोगे तो समझ जाएंगे, बता दोगे? चलो तो आप मुझे बताओ, हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना कहाँ था? यूरोप या अफ्रीका? पक्का? ठीक, इंडिया उसके साथ ऑलरेडी कांटेक्ट किया, ठीक है, और उसमें उसके साथ अफ्रीका के अधिकतर कंट्री के साथ उसमें टाई अप किया है। एक और कंट्री का नाम बोल रहा हूँ, देखता हूँ आपको याद है कि नहीं है, बस एक सेकंड दो, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने पहली बार उसको ट्राई किया है, जो चाइना जिसके साथ पहले से कर रहा था। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अभी जो है 9th बिल, उसमें बिल का डिमांड किया गया है कि उसको ज्यादा रिजर्वेशन बिल चाहिए छत्तीसगढ़ में, ये न्यूज में रहेगा, हालांकि अभी 2024 में इलेक्शन जब से आने वाला तब से सब कुछ रहेगा।
आपको मैंने झेलम नदी के बारे में आईआर में पढ़ाया था, पैरा डिप्लोमेटिक। अरे मैंने आपको पढ़ाया था कि सर क्या बोला था, उसका नाम क्या था, इंडिया और बांग्लादेश के साथ इसमें बंगाल था। और हम आपको बोले थे कि सर हाँ तीस्ता रिवर के बारे में बोला था कि ऑलरेडी उसमें क्या डिस्प्यूट था कि पानी का परसेंटेज कौन कितना यूज करेगा, और लास्ट में गवर्नमेंट ने बोला कि तुम दोनों आपस में समझौता कर लो, हम अपना देख लेंगे। सुन पा रहे हो? तो आपका काम देखो क्या है, एक और इसमें नाम है यार, इसमें मे भी कहीं मिसिंग होगा। अच्छा ठीक है, हाँ बरमुडा। बरमुडा कहाँ था? साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका ना। बरमुडा का राजधानी क्या था? हैमिल्टन। पक्का? ठीक है, तो एक और बता दो, बहामास। बहामास, मसाउ। इधर देखना, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया ने जम्मू कश्मीर में लिथियम का सबसे बड़ा क्षेत्र पाया है। जम्मू कश्मीर में लिथियम का, और लिथियम यूज होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी था थोड़ा बहुत लिथियम के बारे में। और लिथियम का यूज ऑलरेडी होता है अलग अलग जगहों पे, उसमें एटम बम भी है, न्यूक्लियर बम भी है, इन सब का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। और उसके आगे रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में रीयूज करना, वाटर का जो पहले से खराब है उसको इस्तेमाल कर एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि पानी का भी बचत हो। और उसके बाद सबसे बड़ा फायदा, उसको अलग से खर्चा नहीं जरूरत पड़े। जो पानी ऑलरेडी रीयूज, उसको मतलब जैसे नाली का ही पानी मान लो, उस पानी को ट्रीटेड करके रीयूज करने में एग्रीकल्चर के लिए लाया जा सके, उसका बहुत बड़ा स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेंस के लिए। दूसरा है चाइना डिवेल यूज फैसिलिटीज इन म्यांमार एंड श्रीलंका रेज सिक्योरिटी कंसर्न इन इंडिया। चाइना हमको चारों तरफ से घेर ही रहा है, उसमें श्रीलंका को भी और म्यांमार को भी झुकाया है। इंडिया उसके बगल में जवाब दिया, इसलिए उसने कजाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाया, उज्बेकिस्तान के साथ बनाया। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान कहाँ है? सेंट्रल एशिया वाला पार्ट, जो आपको याद है ना, KKTTU याद रखना है। उसके बाद इन वर्कर प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्लिंकिट। ब्लिंकिट अभी एक ऐप आया है, अगर आप देखिएगा तो प्रचार ब्लिंकिट का आता है, उस पर एक अभी उसका पोजीशन चल रहा है, खैर वो अभी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अब उसके आगे जो इंपॉर्टेंट है वो आप थोड़ा सुनिए। अरब लीग, मैं नाम बोल रहा हूँ कंट्री का, आप बताइएगा कहाँ है, ठीक है। मीटिंग डिबेट सीरिया, सीरिया का राजधानी कहने की बात नहीं है ना, अफ्रीका में ही है, एशिया में है ना, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट, अब उसके बाद आगे है अरब लीग हैज इंडेड विदाउट एग्रीमेंट। सीरिया को अलग अरब एग्रीमेंट से हटा दिया गया। अब उसके बाद नीचे आओ, इसमें एक लाइन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे, देखना जो सही बता देगा सो। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब स्टेट्स इन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ये वर्ड है, नीचे सेंटेंस है नीचे। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैरो इन 1945। कैरो कहाँ का राजधानी? इजिप्ट। अरे इजिप्ट का था ना, कैरो इजिप्ट का, ठीक है। कैरो 1945 एडॉप्टिंग अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल, उसको भी छोड़ दो नीचे। करेंटली इट हैज 21 अरब कंट्री। सीरिया सस्पेंडेड सिंस 2011। सीरिया को 2011 से हटाया गया हुआ है, अब तक वो अरब लीग का पार्ट बना नहीं है। नीचे जरा आना, फाउंडिंग मेंबर्स आर इजिप्ट, इराक, लेबनान, सऊदी अरबिया, सीरिया, जॉर्डन एंड यमन। क्या सब सुना हुआ है? तो राजधानी एक एक लाइन से बोलते जाना। सबसे पहला इजिप्ट, कैरो, इराक, बगदाद, लेबनान, बेरूत, सऊदी अरबिया, रियाद। उसके बाद है सीरिया, डेमास्कस, जॉर्डन, अम्मान। उसके बाद है ईरान, यमन, साना, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान। तो यमन में क्या है? साना। कुछ है दिमाग में? जाकर थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब एक और आप बता दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाकी जिज्ञासा पोर्टल लॉन्च किया है, तो मैं आपको बस इसलिए बताया, आपको पूरा अप्रैल का न्यूज टुडे पढ़ना है। सुन पा रहे ध्यान से? इसलिए मैंने लिखा है, कहाँ से लिखा? जनवरी टू अप्रैल। तो न्यूज टुडे में आपको भी सारा मंथ वाइज मिल जाएगा। देखिए ये अप्रैल का मैंने स्टार्ट किया था, अप्रैल का पहले पूरा पढ़ना है, ताकि आपको दिमाग में आ जाए जो लेटेस्ट है वो। सुन पा रहे हैं? फिर अप्रैल से पीछे जाना है मार्च, फिर मार्च से जाना है फरवरी। दो 3 पेज का है, खत्म कर लीजिएगा। तो कहाँ से कहाँ तक खत्म करना है? जनवरी टू अप्रैल हो जाएगा। होमवर्क कितने लोग लिख लिए सब लोग? चलो मैं लिखे इंतजार क्या कर रहे हैं? फिजिकल ज्योग्राफी 11th एनसीईआरटी पूरा, पॉलिटी जहाँ तक पार्लियामेंट पढ़ाया हूँ पूरा, बाकी सारे चैप्टर उसको रीड करके नोट्स के साथ खत्म करना है। हिंदी का गोदान और महाभोज कृपया करके कवर कर लीजिएगा। मैं आऊंगा तो उसके बाद बताऊंगा नहीं, ठीक है? पढ़े रहिएगा तभी बताऊंगा, ज्यादा नहीं है, आराम से 1-2 दिन में हो जाएगा। सुन पा रहे? इसको कवर अप करना
क्या 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 गोदानपुरा पूरा पूरा गोदानपुरा महाभोजपुरा। और टाइम मिले तो दिव्या पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं दिव्या पढ़ पाए तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं आपको, लेकिन आपको ये दोनों पढ़ लेना, इसलिए मैंने ये दोनों लिखे। गोदान पढ़ने में 2 दिन लगना चाहिए आपको, हार्डली 2 दिन बहुत है, इनफ है, 2 दिन में पूरा निपटा दीजिएगा। एक बार बैठिएगा, आपका मान लो तबियत खराब है, जैसे मेरा तबियत खराब होता है तो मैं उपन्यास लेके बैठता हूँ, या तो उपन्यास लेके बैठूंगा, नहीं तो ज्यादा जब बोरिंग होगा तो मैं कुछ मूवी देख लूंगा, यही होगा, दूसरा और कुछ नहीं। तो आप लोग सोचेंगे सर मूवी ठीक है समझता है। तो कहने का लॉजिक है कि जब आपको लगे, देखो माइंड को जैसे आप काम करोगे वैसे करेगा। हम मानते हैं कि बॉडी कभी थकता नहीं है, हम माइंड को ये बोल देते हैं कि आज बहुत काम कर लिए तो बॉडी थक जाता है। मैं अपने पापा जी की बात कर रहा हूँ, वो जितने मेहनत करते हैं, मतलब हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, हद से ज्यादा। मैं सिर्फ उनमें और अपने में डिफरेंस यही पैदा किया, जेनेटिक्स थोड़ा है कि मैं भी मेहनत बहुत कर पाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और उनमें और मेरे में एक बस फर्क डिफरेंस मुझे समझ में आया था बहुत पहले, वो मानते ही नहीं है कि हम थके हुए हैं, वो बिलीव ही नहीं करते कि हम थके हुए हैं। और हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पहले मान लेते थे कि हम थक गए हैं, तो हम सो जाते थे। वो सुबह 6 बजे से उठते हैं और कॉन्टिन्यूअस इतना काम करते हैं कि मुझे किसी से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने फादर से, जो कोई मेहनती हैं, जो आमतौर पे होते ही हैं, उनसे ज्यादा कोई इंस्पिरेशन इस दुनिया में नहीं हो सकता। और दूसरा मेरी माँ, वो और ज्यादा मेहनती है। मैं आपको क्या बताऊं, उनको आप बोल के थक जाओगे थोड़ा रेस्ट ले लो, सीरियसली बता रहा हूँ, जबकि अगर वो नहीं भी करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अकेला हूँ घर में, आई एम अ सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मतलब मैं ब्रदर में अकेला हूँ और कोई नहीं है, बहुत कुछ नहीं। और हम ऑनेस्टली बार बार बोले भी है कि मैं ये सब कुछ नहीं भी करूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है करने का, आई हैव सफिशिएंट, भगवान ने दिया है। लेकिन उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि वो काम उस तरीके से नहीं होता। और मम्मी दिन भर उनको बेचैनी रहेगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सुबह से शाम तक कभी आपको रेस्ट करते हुए नहीं मिलती है। मैं सिर्फ ये आपको बोलना चाहता हूँ मम्मी पापा के अलावा, कि आप दिमाग से सोच लो कि थक गए हो तो थक जाओगे, और जब तक सोचोगे नहीं थके तब तक काम करते रहो। जब लगे तुमको खुद कि हम टायर्ड हो रहे हैं तो थोड़ा सो लो, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बुद्ध भगवान नहीं बोले थे। और आपको मैंने एक और बुक पढ़ने के लिए दूंगा, डेल कार्नेगी का मैंने बोला, उसमें लिखा हुआ है रेस्ट बिफोर यू टायर्ड, थकने से पहले रेस्ट ले लो ताकि एनर्जी बढ़ जाए। विलियम फोर्ड, बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने ऑफिस में एक काउच रखे हुए थे, आज भी रखते थे, तो देखो क्या अलग बात है। जब जब उनको लगता था थकावट है, 20 मिनट 25 मिनट का नैप ले लिया। थकना ही क्यों है, एग्जॉस्ट क्यों होना है, एग्जॉस्ट होकर बर्बाद क्यों करना है कि आज एग्जॉस्ट होकर सो गए, कल 10 बजे उठे। घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, थक गए हैं, आप 20 मिनट कहीं लीजिए, कोना में कहीं खोपचा में जाकर सो के आ जाइए, बात खत्म, फिर रिलैक्स। जब आपको पता है कि काम करना ही पड़ेगा, शादी है, घर में पूरा काम करना पड़ेगा, कहीं सो के आ जाइए। लेकिन ना, आपको दिखाना है समाज को यहाँ बहुत काम करते हैं। आप समझ पा रहे हैं, जैसे भी बोलेगा वो पानी, अभी बहुत परेशान बढ़ गए, आप समझ पा रहे हैं। शादी में आप देखिएगा आमतौर पर होता है, एक होता है वो आदमी जो चुपचाप काम कर रहा है, सबको दे भी दे रहा है, मिठाई भी दे रहा है, खाना भी दे रहा है, सब काम कर रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा। और एक आदमी वो जो फालतू में परेशान है। आमतौर पे ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो काम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको देखोगे तो लगेगा भाई दुनिया का सबसे बड़ा शादी का टेंशन इसी को हुआ होगा। वो ऐसा नहीं करिएगा, तो बस दिमाग से मत हारिएगा। गोदान मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग के लिए बता रहा हूँ, 2 दिन काफी है, घंटा जोड़ दे रहा हूँ, 6 आवर या 8 घंटा बोलूँ तो, अगर 8 घंटा आप दे दे रहे हैं ब्रेक में भी। विशाखा यादव रैंक 7 मैडम, मैं पर्सनली उनसे बात किया इंटरव्यू से पहले, ध्यान से समझिए। तो विशाखा यादव मैडम ने क्या बोला था कि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरा फुल टाइम जॉब है, प्राइवेट जॉब होगी, प्राइवेट जॉब तो और कचरा होता है। विशाखा यादव मैम ने जब आपने बोला इस स्पीच में कि 8 बजे से लेकर मेरा 7-8 बजे तक लगभग 12 घंटे ड्यूटी था कंपनी में। पहला अटेम्प्ट प्रीलिम्स नहीं निकला उनका, दूसरा अटेम्प्ट भी प्रीलिम्स नहीं निकला, तो बोली कि गलती क्या कर रहे हैं कि मेरा रिजल्ट ठीक नहीं आया। तो थर्ड अटेम्प्ट में वो किसी को सीक्रेट नहीं बताई, नॉर्मली जब पूछे तो ही बताया नॉर्मली कि क्या, कि मेरे पास और अब टाइम था नहीं, और जब टाइम था नहीं तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं 4 घंटा कभी भी बैठ नहीं सकती थी, तो मैंने 20-20 मिनट का स्लॉट 12 बनाया था कि मेरे को ऑफिस जाते वक्त मेट्रो में 20 मिनट मिलेगा, तो मैं 20 मिनट में पॉलिटी खाली देखूंगा, बस 20 मिनट। मैं जब मेट्रो में वहां पे जाकर पहुंचूंगी तो शुरुआत में नहीं होता है टाइम, तो शुरुआत में 20 मिनट का ऑफिस स्टार्ट लॉग इन करने से पहले 20 मिनट में ज्योग्राफी देख लेती थी। फिर लंच का ब्रेक हुआ आधा घंटा, उसकी जगह पे 1 घंटा ले सकते थे, फिर मैं वहां पे आधा घंटा हिस्ट्री ले लेते थे। आप सोचो 20-20 मिनट का 12 स्लॉट अगर बना दिए तब भी कितना हो गया, लगभग 4 घंटे 5 घंटे के करीब हो गया।
आप समझ पा रहे हो, 20-20 मिनट का 12-14 घंटे 12-14 स्लॉट वाले तभी काम हो गया। तो वो बोली कि हमारे पास ऐसा टाइम नहीं था और मैं छोड़ नहीं सकती थी जॉब, क्योंकि मेरे पास बहुत प्रेशर था, हम ही और मेरी माँ साथ रहती थी और हमको सब मैनेज करना था। तो या तो आपके पास ऑप्शन है कि सॉल्यूशन निकालो, या ये बोल दो कि बहुत प्रेशर है। तो 20-20 मिनट का 14 स्लॉट निकाल कर दो, रैंक 7 आ गया, हल्का फुल्का रहे कि नहीं। और उनसे जब बात हुई तो लवासना ट्रेनिंग में, वहां से ऑनलाइन लाइव करके भी उन्होंने बात ऑलरेडी सबसे करा था। तो थोड़ा सा आपको बस समझना है कि आप टाइम निकालिए, ब्रश करने का टाइम निकालिए, थोड़ा आप नहाते हैं 20 मिनट आधा घंटा, तो उससे जगह 15 मिनट 5 मिनट उसमें से टाइम निकालिए, थोड़ा निकालना पड़ेगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो, और आपको कोई चिंता ही नहीं है तो आप सीरियस कैंडिडेट नहीं। हाथ पाँव कांपने लगते हैं बहुत लोग के कुछ लोग एग्जाम से पहले, तो आपको बहुत ज्यादा चिंता भी नहीं लेना है, बहुत कम। और जिसको चिंता ही नहीं आ रहा है जो होगा देख लेंगे, उसको ही फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए माइंड को थोड़ा सा दीजिए कि टाइम निकाल के करते हैं, तो गोदान हो जाएगा ना। अब इतना बोला हूँ तो कर ही लेना, और 2 दिन में नहीं हो तो चलो आप पे दया मैं कर देते हैं 3 दिन, ठीक है। अब अरे बोलो ना, नहीं सर +1 डे, 3 - 1 2 डेज। चलिए अब आगे चलती है, पेज नंबर आइए 172 पे। होमवर्क लिख लिए हो सभी लोग? कब तक कंप्लीट करना है? हाँ, कब तक कंप्लीट करना है तो मैं बता देता हूँ। आज तारीख कितना है? 23 है ना। ये लीजिए आपके लिए 29 तारीख का, 29 अप्रैल है, मई मत सोच लेना नहीं तो बाद में कुछ होते हैं काबिल लोग मजे लेने के लिए बोल देगा कि सर आप 29 बोले थे, महीना थोड़ी बोले थे। 29 अप्रैल तक हो जाएगा, अब हो जाएगा, बहुत है। 29 तो बहुत ज्यादा दे दिया, 28 कर दूं क्या? नहीं सर, नहीं 29 ठीक ही रहेगा। चलिए आगे लिखिए, थोड़ा सा आइए आप जल्दी से तेजी में आते हैं। पेज 107। करना है क्या फर्स्ट वाले को? हाँ करंट अफेयर बोल तो दिया, अभी इतना क्यों बकबकाया मैं? नहीं, उसको भी उतना ही देता है। हाँ एक पूरा सब्जेक्ट इतना तक कर लेना, 29 तक। मतलब कितना है, 4 है ना, 4 होमवर्क 29 तारीख तक खत्म कर लेंगे, सब इंक्लूड है। और कुछ एक्सप्लेनेशन? चलिए होमवर्क के समय बड़ा क्वेश्चन आता है। चलिए लिखिए, पेज नंबर 172 पे आइए तेजी में। 172 आ गए, बोलो ना। तो एक तरफ आप आ गए तो उसमें आपको मैंने बोला एक है वार्म विंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में जो सारे के सारे गर्म एयर है, गर्म ड्राई एयर, हॉट एयर, उसका नाम अलग है, कोल्ड एयर का नाम अलग है। तो हम जो भी स्टार्ट कर रहे हैं वार्म एयर का है, जिसमें पहला है चिनूक, दिख रहा है वहां पे दिखेगा यूएसए का रॉक माउंटेन, याद है? सॉरी रॉकी माउंटेन पढ़ाया था आपको। और वो उसके यहाँ से ड्राई एयर चलता है जिसका नाम है क्या? चिनूक। क्या बोल रहे हैं? एनाबेटिक एक बार बता दीजिए। अच्छा एनाबेटिक बता दो एक बार, ठीक है बता दे तो कोई बात नहीं। आप एक तरफ कैटाबेटिक लिख लिए, एनाबेटिक उसके अपोजिट लिख लीजिए, और उसमें वहां लिखा हुआ है एयर इज गोइंग अप टुवर्ड्स माउंटेन इज एनाबेटिक। देखो कैटाबेटिक है ऊपर से नीचे आते हुए हवा, और एनाबेटिक है वैली से ऊपर जाते हुए हवा, वैली से ऊपर जाते हुए। तो एनाबेटिक में क्या होगा, अप स्लोप होगा कि डाउन स्लोप होगा? अप स्लोप होगा, अप स्लोप है एनाबेटिक, नीचे से ऊपर जाते हुए। और डाउन स्लोप में क्या हो जाएगा, कैटाबेटिक। डाउन स्लोप में कैटाबेटिक। आगे आइए, जो एक नाम है चिनूक, उसको थोड़ा पढ़िएगा प्लीज। उसको स्नो ईटर बोलते हैं, स्नो ईटर। बर्फ को खा जाता है वो, बर्फ को खा जाता है मतलब क्या हुआ, पिघला देता है। गुड, मतलब कहने का ये, देखो रॉकी माउंटेन पे ऐसे भी नॉर्थ अमेरिका ऊपर है ही है। अच्छा ऊपर है तो टेम्परेचर है, बर्फ जमा हुआ है, और ये ड्राई एयर है कि कोल्ड एयर है? ड्राई एयर है, मतलब वार्म एयर है। तो गर्म हवा जब बर्फ पे चलेगा तो टेम्परेचर गर्म मिलेगा तो पिघलेगा ना, उसी को बोल रहे हैं स्नो ईटर। और बहुत है डेंजरस है चिनूक, अमेरिका वालों के लिए चिनूक बहुत डेंजरस है। उसके नीचे ही इसने चिनूक हेलीकॉप्टर भी नाम रखा उसी पे, वहाँ है चिनूक मीन्स स्नो ईटर। स्नो ईटर एडॉप्टेड फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ रेड इंडियंस, वो आया वहाँ से, हमें उतना दिक्कत नहीं लेना। पेज 172 पे आइए तेजी में। फायान विंड देख रहे हैं, ये स्विट्जरलैंड में ज्यादातर मोस्टली बर्बाद करता है ये। दिस इज सिमिलर टू चिनूक एंड ब्लोज अलोंग द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द एल्प्स। एल्प्स माउंटेन पढ़ाया था,
सभी को बताया हूँ ये, उसके नीचे आइए। These all are local winds, not the permanent wind. ये सब लोकल विंड्स हैं। सिरोको दिख रहा है, फ्रॉम सहारा डेजर्ट टू मेडिटेरेनियन सी, सब पढ़ाया हुआ हूँ, और टू इटली, स्पेन एटसेट्रा। सहारा डेजर्ट से रेड सैंड उठाकर यूरोप तक पहुंचा देती है, इसलिए इसको ब्लड रेन कहा जाता है। ब्लड रेन, क्योंकि जो सैंड होता है, वो रेड जो सैंड होता है उसको उठा कर ले आता है, और रेत जो होता है वो थोड़ा सा रेड कलर का जब ऊपर से दिखने लगता है, और बालू में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, इसलिए उसको ब्लड रेन कहा जाता है, कि खून की बारिश। लेकिन खून की बारिश नहीं, किस चीज की बारिश है? सैंड की बारिश है। और ये कौन काम करता है? सिरोको या फिर फायान? सिरोको। तो सहारा डेजर्ट से उठाकर, और सहारा में मैंने बताया, याद होगा तो अर्ग, हमादा पढ़ाया था, स्टोनी पार्ट वगैरह, तो ध्यान रखिएगा। नीचे आइए अब। These are different local names for Sirocco in Africa. अफ्रीका में वो है। एग्जाम्पल, खमसीन इन इजिप्ट, इसका इसी का नाम है इजिप्ट में खमसीन। गिबली लीबिया में नाम है। लीबिया कहाँ है? यूरोप में ना? ठीक है, नीचे आओ। These all are warm wind. खमसीन इन इजिप्ट, गिबली लीबिया, हरमटन नाइजीरिया, गल्फ ऑफ गिनी याद है? एक गल्फ ऑफ गिनिया अलग है, गल्फ ऑफ गिनी भी अलग है, गुएना अलग है। सुन पा रहे? आप उसके नीचे जस्ट आइए। नाइजीरिया याद होगा आपको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्टर विंड, ये क्वेश्चन पूछा था। हरमटन विंड को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, कारण उसका देखो वहां लिखा होगा। बिकॉज इन नाइजीरिया ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई। कल ही पढ़ाया था आपको कि अफ्रीका में ह्यूमिडिटी हाई होता है और वर्क एफिशिएंसी काफी कम होता है, वहां के लोग ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो ह्यूमिडिटी हाई होता है। सो दिस विंड विल कैरी द ह्यूमिडिटी टू फॉरवर्ड, इसलिए वहां के लोगों को राहत मिलेगी। तो कहने का मीनिंग क्या है? मैंने बोला अफ्रीका में हमेशा बारिश होता रहता है, और हमेशा बारिश है तो आप सोचो कि बारिश में सिचुएशन स्टेबल रहेगा या इनस्टेबल रहेगा? इनस्टेबल रहेगा। तो सर उसको कम से कम रोकने के लिए जब वार विंड चलता है तो कम से कम बारिश को थोड़ा सा हटा दीजिए, कुछ देर तक नहीं होती है। मैंने वही बोला कि हम लोग 2 महीने में बारिश के परेशान हो जाते हैं, पूरा छीछा लेदर मच जाता है, और जहाँ सालों भर बारिश होता है वहां पर कितना दिक्कत होता होगा। तो ये जो विंड है आपका हरमटन, ये कहीं ना कहीं वो राहत दिलाता है उन बारिश से जिसके कारण लोग परेशान हैं, इसलिए इसको डॉक्टर विंड कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आप, हरमटन खुद ही ड्राई विंड है, बिकॉज डेजर्ट से भी आ रही है। बर्ग साउथ अफ्रीका में, दिख पा रहा है? जोर से बोले ना प्रभु। उसके बाद नीचे आओ, ब्लैक रोलर दिखेगा आपको, यूएसए में है, ग्रेट प्लेन रीजन में मिलता है, कैलिफोर्निया वगैरह के पास। सेंटा आना, लोकल विंड ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ है? साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के स्टेट से ही। नीचे सेंटा आना के बाद योमा विंड इन जापान। जापान में नाम क्या है? योमा। याद करो, अराकन योमा पढ़ाया था मैंने, बताया था आपको। नीचे आओ, ब्रिक फिल्डर विंड, ये ऑस्ट्रेलिया में नाम है इसका। और सर इसको याद रखने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के काफी अच्छे फील्डर होते हैं क्रिकेट में, इसलिए याद रख लो कि वहां का है, क्योंकि नाम पूछता है कि ये लोकल, ऐसे देखा क्वेश्चन देता है 4 विंड का नाम, और इसमें से पूछता है कि विच अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड विद इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, ये पूछ लेता है। एक क्वेश्चन हालांकि होता है। नीचे है कैराबुरान, उसके ऊपर है नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड याद रहेगा इसके लिए, नॉर्वेस्टर। उसके बाद कैराबुरान सामल, वार्म विंड है जो इराक और उसके आसपास चलता है, ईरान, इराक, यूएई। यूएई का राजधानी बताना भाई दर, आबू धाबी। उसके बाद सिमोम विंड, वार्म ड्राई अरबियन डेजर्ट, इट कॉजेस स्टॉर्म्स ऑब्स्ट्रक्ट विजिबिलिटी। जोंडा विंड, ये अर्जेंटीना में है एंड उरुग्वे में। कहाँ है? साउथ अमेरिका ना? अरे वही है भाई, ठीक है। मैं हमेशा मजाक में बोलते रहते, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग ऐसे ही समझ के रखें। नहीं, अभी सीरियस बोला हूं मैं। 174 पे आओ, जल्दी से, फास्ट। आगे क्या? ठीक है। कोल्ड लोकल विंड दिख रहा है? पहला दिखेगा ब्लिजार्ड, नाम दिख रहा है। कोल्ड विंड, नेचर ऑफ विंड इज कोल्ड इन कनाडा, कनाडा में। दूसरा बुरान विंड इन रसिया और कोल्ड विंड। उसके बाद नीचे बोरा विंड, इटली, एड्रियाटिक सी के पास। उसके बाद ग्रीगल विंड इन ग्रीस, मिस्ट्रल विंड फ्रांस एंड स्पेन बोथ, लेवेंटर सदर्न स्पेन, पैम्पेरो विंड दिख पा रहा है? उसके बाद है विरासेन विंड, पेरू में। पेरू कहाँ है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। अब आपका काम क्या है, सुनिए। एक टेबल में मैं 2 तरफ फैला फैला के लिखा हूं, आपको एक तरफ लिखना है वार्म विंड, अभी लिख लीजिए, घर से लिख के लाइएगा, अभी बस खाली बना लीजिए। और एक तरफ कोल्ड विंड और वार्म विंड का पूरा नाम एक साथ, कोल्ड विंड का नाम एक साथ, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कौन सा वार्म करंट है, कौन सा कोल्ड है, तो आप वहां गड़बड़ाई नहीं, इसलिए। होमवर्क सब लिख लिए हो ना? ठीक है। अब इसमें एक और आएगा, मैं घर से जाकर वो PDF भेजूंगा, उसमें लिखा रहेगा सब कुछ।
इसके अलावा रहेगा। 29 तक डेट दिया हूँ तो हो जाएगा। चलिए 175 पे आइए। 175 आ गए, पढ़ा दिया हूँ। कल ही बताया था मॉइस्चर में ह्यूमिडिटी में क्या फर्क है। क्लियर है? चलिए आगे आइए। लेटेंट हीट बता दिया हूँ। अब आप सीधा मुंह उठा के आएंगे कहाँ? 177 पे। आ गए? जोर से बोलो ना। टाइम कितना हुआ? 10 बज गए क्या? 10 बजे में 3 मिनट बाकी है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं ताकि मुझे राहत मिल जाए। वहां पे देखो एक डायग्राम मस्त मिलेगा, मतलब माइंड मैप मिलेगा। देखो गोला 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 गोला, उसी गोला में सारा गोला है। ध्यान समझिएगा क्योंकि गोला को भी गोला पसंद है। आप जानते हैं ना, आप लोग गोला को गोला पसंद है। अब इसलिए कितने लोग जान रहे हैं? गोला समझ रहे हैं? अरे नहीं समझ रहे? बर्फ, अरे नहीं, भांग समझ पा रहे हैं? बाबा धाम लोग जाते हैं, बाबा धाम और कुछ लेने लिए क्या बोलते हैं? भगवान जो पियल हो तो हम ना बाबा धाम जाते इसी लॉजिक पे है, क्यों भी धूपते हैं हम भी धूपेंगे। गांजा मेरे साथ गए थे, एक लोग मर गए उधर ही। मतलब मैं मजाक में ऐसे नहीं बोल रहा, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब सीरियस में ऐसा हो गया, इतना पी लिया पार्टी की बस हम लोग भी छोड़ दिए, जाओ बोला के शरण में चला गया। देखो अब ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे कोई लोग करते हैं, अब समझ में नहीं आता। हर बार वो पी रहा है, अगर बोला वहाँ पीते हैं हम भी पिएंगे। अच्छा काम दिमाग में नहीं रहता है। लोगों को ये दिमाग में रखता है कि नीतीश कुमार खैनी खाते हैं, ये दिमाग में आ जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार अच्छा काम करते हैं, ये दिमाग में नहीं आएगा। राजेंद्र प्रसाद खैनी खाते थे, तो हम भी खाएंगे तो हमारा जो है बुद्धि चूरन, अच्छा खैनी को नाम देता है बुद्धि चूरन, सॉरी बुद्धि वर्धक चूरन ऐसा नाम दे दे रहा है। राजेंद्र प्रसाद कितना देर पढ़ते थे इसका दिमाग में नहीं है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद खैनी बना के खाए थे, तब एग्जाम लिखे थे। हम भी वही करेंगे। चुनौती लेके पहुंचा था बीपीएससी एग्जाम में। चुनौती करी क्या है रे? सच चुनौती है, रख गया बाहर। ऐसे ऐसे तो बच्चे कैंडिडेट पहुंच जाते हैं यार, क्या बोलोगे। चलिए अब हम थोड़ा सा लाइक करके इनको खत्म करते हैं। जब तक मेरी सांसें रहेंगी तब तक हम बताते रहोगे। देखो इधर देखो, कल मैंने HC बोला था आपको, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बोला था ना। इधर प्लीज मेरी तरफ प्लीज देखना, एकदम रिलैक्स होके 10 मिनट देख लो, उसके बाद हम भी निकल जाएंगे, आप भी निकल जाना। ध्यान से समझो। मैंने बोला महसूस करना, किसी इंसान का कैपेसिटी जब तक वो बर्दाश्त कर रहा है तब तक है। वाटर वेपर नीचे से गया है, प्लीज समझना। मतलब कैसे? सन ने गर्म किया, किसको गर्म किया? सनलाइट। किसको? सी को, समुद्र के पानी को, ओशन के पानी को। इवापोरेट होकर ऊपर गया। अब आप मुझे बताइए, इवापोरेट होकर ऊपर गया है तो सर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, उसमें कण है, सॉल्ट भी का मात्रा है, बहुत सारे गैसेस भी हैं। यस और नो? धीरे धीरे जब ऊपर गया तो भारी होना शुरू हुआ। इधर ध्यान से समझो, भारी होना अगर शुरू हुआ है तो क्या हो रहा है उसमें? जब जब वो हल्का होना चाहेगा, अब चाहेगा कि नहीं अब लग रहा है अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, अब कैपेसिटी उसकी खत्म होने वाली है कि सर अब मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं गिर जाऊंगा, तो उस समय धीरे धीरे वो लूज होना चाहेगा। अब सोचिए, बादल क्या है? ड्रॉप का फॉर्मेशन है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसका फॉर्मेशन है। पहले तो गया था अलग अलग ड्रॉप्स, अब ड्रॉप्स के पास कैपेसिटी थी तो अलग रह रहा था। अब ड्रॉप्स की कैपेसिटी खत्म होने वाली है तो वो बूंद क्या करेगा? धीरे धीरे स्प्रेड होगा और वो सारा बूंद इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जो कि बादल का निर्माण लेगा। पहले सुन पा रहे हैं आप? मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। अब आप मुझे बताओ, टेम्परेचर गर्म था तभी ऊपर राइज हुआ था, और ठंडा इधर ट्रोपोस्फेयर में जितना ऊपर जाओगे उतना ही ठंडा महसूस होगा। यस और नो? तो आप कहते हैं कि सर ऊपर जाने की जरूरत काहे है, नीचे ही काहे नहीं बरस जाता है? तो मैंने क्या बोला, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो अभी गर्म है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है लेकर जाने की। लेकिन अब ऊपर जैसे जैसे जाएगा ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर माइनस में जाएगा तो अब ठंडा हो रहा है, और ये टेम्परेचर का ठंडापन उसको अर्थ पे मिलेगा क्या? क्योंकि अर्थ में तो पूरा गर्मी है। लेकिन एक सिचुएशन है जहां पे मिले पार्टिकुलर वाटर ड्रॉपलेट्स को ऊपर जाकर मिल रहा था, वो कहां मिल गया? अर्थ पे। अरे यस और नो? फिर से बोल रहा हूं, ठंडा था ऊपर तो बादल ऊपर बनाएगा कि नीचे बनाएगा? और ठंडा अगर वही टेम्परेचर नीचे मिल जाए तो बादल नीचे बनाएगा कि ऊपर बनाएगा? नीचे बनाएगा। और ठंड में कुहासा जो होता है बादल
और ठंड में ही सोचो क्यों नीचे बन गया कुहासा, क्योंकि उसको टेम्परेचर नीचे ही ठंडा मिल गया। गर्मी में क्यों नहीं बन जाता कुहासा? आप कॉमन सेंस से सोचो ना कि अगर गर्मी में कुहासा जो बादल ऊपर बन रहा है वो नीचे क्यों नहीं बन जाता? क्यों? क्योंकि सर गर्मी में उसको जो टेम्परेचर चाहिए ठंडा होने के लिए वो नहीं मिल रहा है। क्या समझ पा रहे हो? इसीलिए बादल का निर्माण गर्मी में ऊपर हो रहा है, और ऊपर जब हो गया अब कैपेसिटी खत्म हो गई तो बारिश होने लगी। और ठंड में क्या होता है? टेम्परेचर नीचे ही मिल गया, कुहासा बन गया यानी कि बादल, और बारिश भी होती है ठंड में। और ठंड में जो बारिश होती है वो ओस के फॉर्म में, ड्यू के फॉर्म में हो ही जाती है। तो सर इधर देखिए कैपेसिटी ज्यादा थी नहीं, कब? जब वो ठंडा हो गया, और जब तक वो ऊपर जाएगा नहीं तब तक ज्यादा गैसेस उसमें मिलेंगे नहीं। आप मुझे बताओ ना, एक बोतल में 1 लीटर पानी भरा है और एक बोतल में आधा लीटर पानी भरा है, तो जब बरसेगा तो 1 लीटर वाला ज्यादा बरसेगा कि आधा लीटर वाला ज्यादा बरसेगा? 1 लीटर वाला। तो जो टेम्परेचर उसको अर्थ पे मिल गया आसानी से, तो ज्यादा उसमें कैपेसिटी तो नहीं है अभी, क्योंकि वो थोड़ा ही मिल गया, जल्दी से मिल गया आसानी से। और सीधी सी बात है कि जो आदमी को आसानी से खाना मिल जाए वो ज्यादा एफर्ट मारेगा नहीं, और जिस आदमी को खाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े वो ऊपर ऊपर किसी हद तक जाना चाहेगा। अरे हाँ ना? इसीलिए 3 कॉन्सेप्ट है जो मैंने बोला था। एक बोला था एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक बोला था ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, और एक बोला था रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक तीनों कल मैंने लिखवा दिया था। और कल मैंने बोला था RH इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, H/HC इंटू 100 बोला था, वो प्रतिशत के लिए बोला था, लेकिन आपको मैंने ये बोला था, हाँ है ना? अरे जोर से बोला ना? ठीक है। अब आपके में जो दिया हो नोट्स उसमें डायग्राम बनाया होगा, जरा देखो। एक ऐसे सर्कल होगा और एक बड़ा सर्कल होगा, पेज 178 पे, सॉरी 77 पे दिख रहा है? प्लीज बोलो यार, बहुत असर पड़ता है। 77 पे देख रहे हो? तो उसमें आपको बीच में यहाँ क्या दिख रहा है? वाटर वेपर दिख रहा है, हाँ है ना? इधर देखो, मैंने बोला था वाटर वेपर गैस का फॉर्म है कि लिक्विड का? गैस का फॉर्म है। इधर देखो प्रोसेस फेज चेंज हो रहा है, पानी को गर्म किया तो गैस मिल गया, सॉलिड चेंजेस इन, सॉरी लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, हाँ है ना? ठंड में कभी कभी देखिएगा बारिश होता है, और बारिश होता है तो ठंड में पत्थर भी गिरता है, ओले। समझ पा रहे हो? गर्मी में ओले गिरता है तो थोड़ा सा सामान्य बात चलो मान सकते हैं, लेकिन ठंड में ओले का गिरना उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। ध्यान से समझना मेरी बात को। इधर देखो, तो ये वाटर वेपर है, अपने साथ रखा हुआ है, मतलब ड्रॉपलेट्स अपने साथ बहुत सारा है, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, कण वगैरह बहुत सारा है, हाँ है ना? और बाहर वाले में क्या लिखा हूँ? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। देख के बताओ मैं क्या लिखा हूँ, गलत लिखा हूँ, सही लिखा हूँ? इधर देखो, जितना उसके साथ मटेरियल है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, उसी को बोल रहे हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अरे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मीनिंग है कि उसके साथ जितना प्रेजेंट है वो एब्सोल्यूट है मेरे पास। मैंने बोला मेरा एब्सोल्यूट है कि मेरा 110 नंबर आएगा। सुन पा रहे हो? ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी उसके पास जितनी कैप, मैंने कल डेफिनेशन लिखवा दिया था सबका। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या बोला था? कैपेसिटी होल्ड करने का, कि वो वाटर वेपर को कितना देर तक रखेगा। सुन पा रहे हो? ऊपर में देखो तो टेम्परेचर कितना लिखा हूँ, ऊपर में या नीचे में? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा होगा। अरे है ना? प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहना प्रभु। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? अब आप उस नोट्स पे देखो, आप देखते जाओ। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद दूसरा क्या है? कितना डिग्री है? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, आया ना? 68 के बाद बोलो कितना है? 90 डिग्री, 50 डिग्री होगा। 68 के बाद 50 डिग्री होगा। टेम्परेचर घट रहा है कि बढ़ रहा है? जल्दी बोलो ना, घट रहा है। पहला वाला डायग्राम और दूसरा वाला डायग्राम में देखो। पहले वाला डायग्राम इधर देखो, इधर एग्जांपल आपको बताता हूँ, चलो इमेजिन कर लो। देखो ये एक ढक्कन, एक बड़ा ढक्कन, यानी कि बड़े ढक्कन के अंदर छोटा ढक्कन है, ऐसा ना? अब बड़े ढक्कन के अंदर छोटा ढक्कन है, तो क्या हो रहा है? अभी बड़ा वाला ढक्कन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। सुन पा रहे हो? बड़ा वाला ढक्कन क्या है? जो वाटर वेपर को होल्ड करके रखा है। वाटर वेपर को क्या करेगा? होल्ड। और वाटर वेपर कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, जो उसके अंदर क्वांटिटी है वो। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या हो रहा है? बड़ा वाला ढक्कन धीरे धीरे पिघल रहा है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी खत्म हो रही है। अरे सुन पा रहे हो? और अंदर वाला जो है छोटा वाला ढक्कन, उसकी कैपेसिटी अभी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी वो ऊपर जा रहा है।
तो सर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा है, वाटर वेपर फिर कम है। अब जरा देखो 86 के बाद कौन सा टेम्परेचर है? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या हो रहा है देखना, दोनों लगभग बराबर हो गए हैं। वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी लगभग बराबर हो गया। 50 डिग्री पे आते हुए कैपेसिटी खत्म, सिर्फ क्या बच गया? वाटर ड्रॉपलेट, और ड्रॉप बच गया जो बारिश होना है। यानी कि ऐसा देखो, पकड़ के ले जा रहा था ऊपर, आपको बोले ये लो, ये हाथ, ये कटोरा है, कटोरों में रहा तेल, ये लेते जाओ ऊपर, धीरे धीरे कटोरा पिघल रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कटोरा पिघल जाएगा, पूरा तेल गिर जाएगा। अरे है ना, सेम वही ड्रॉप के साथ। लेकिन इसमें एक बात समझ में है। अब नीचे का पॉइंट देखना, नीचे का क्या लिखा हूं देखो, नीचे लिखा होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 28% दिख रहा है, बोलो ना। उसके बाद कितना दिख रहा है? 52%, और लास्ट में 100%। यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो इधर टेम्परेचर घट रहा है, इसका मतलब क्या है? वो ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ड्रॉप उठा, ऊपर गया, 86 डिग्री था, 86 से कम हुआ 68, 68 से फिर कम हुआ 50। समझ पा रहे हो? अरे है ना? आप मुझे फिर सोच के बताओ, क्या हर ड्रॉप, हर बूंद सेम ही टेम्परेचर पे जाकर अपना कैपेसिटी खत्म करेगा, या हर बूंद का अपना अलग अलग कैपेसिटी होगा? कि उसमें कितना मॉइस्चर है, उसको कितना धूल मिट्टी मिला, उसको कितना गैसेस मिला, इस पे भी तो डिपेंड करेगा। तो हर ड्रॉप का अपना अलग अलग कैपेसिटी होगा और अलग अलग टेम्परेचर पे अपना कैपेसिटी लूज करेगा। यस और नो? तो सर एक बात याद रखना, जब तक RH 100% नहीं हो तब तक बारिश नहीं होगी। फिर बोल दे रहा हूं, जब तक RH 100% नहीं होगा तब तक बारिश नहीं होगी। पहले सुन पा रहे? तो बारिश होने के लिए पहला कंडीशन क्या हुआ? RH मस्ट बी 100%, और RH 100% कब होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा की कम, और ट्रोपोस्फीयर का नियम क्या है? ऊपर जाइएगा टेम्परेचर घटेगा। क्या क्लियर है? अब जरा नीचे आइए, नीचे उसके सॉरी उसी डायग्राम के बगल में मैंने कुछ लिखा होगा, ध्यान से देखना। इधर देखो, टेम्परेचर घटा रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीजेज, कैपेसिटी इंक्रीजेज कि डिक्रीजेज? जल्दी बताओ। टेम्परेचर घटाएंगे तो कैपेसिटी भी तो घटेगा, है ना? तो ये टेम्परेचर घटाया तो कैपेसिटी घटाया, और RH बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी रिलेशन बता, RH इक्वल टू H/hc। तो अगर Hc घटेगा तो RH क्या होगा? बढ़ेगा। और हमारे लिए RH जितना बढ़ेगा उतना ही फायदा है, क्योंकि RH हमको कितना चाहिए? 100%। तो RH 100% होगा तभी बारिश होगी। यस और नो? पक्का? बहुत बढ़िया। अब सर एकदम लाइन पे आप आ गए हैं, तो अब आप अपने कॉपी पे क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे, टेम्परेचर डिक्रीजेस, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीजेस, RH इंक्रीजेस, और यही कंडीशन है बारिश होने का। टेम्परेचर डिक्रीजेस, और टेम्परेचर ट्रोपोस्फीयर में घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, बात खत्म। देखिए, और RH जब 100% हो जाए उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड मतलब होता है संतृप्त, पेट भर गया, अब खा लिया, अब भैया अब क्या करना है, अब जो भी है खाएं, पेट अब फट जाए, अब बारिश हो जाए, जो ये दिक्कत नहीं, कुछ इस टाइप से इमेजिन कर दो। तो जब RH कितना हो जाए? 100%, तो उसका नाम बोलेंगे सैचुरेटेड। खत्म हो गया है, सैचुरेटेड एयर। क्या नाम बोलेंगे? सैचुरेटेड। RH 100% सैचुरेटेड एयर। RH 100% नाम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। यानी कि याद रखिएगा, बारिश होने के लिए RH का अगर 0.99% भी है तब भी हम कंसीडर नहीं करेंगे कि बारिश होगी। अगर RH 99.99% भी है तब भी, यानी कि RH को कितना होना चाहिए?
100%, तभी हम मानेंगे कि बारिश होगी और तब इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। अगर RH 99.9 भी है तो इसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। पेज आइए 178, तेजी में आइए, आ गए। एक डायग्राम मिलेगा, जरा पढ़ के बताइए तो कुछ समझ आ रहा है, पूरा पढ़िए 178 को। जल्दी पढ़ो, पढ़ लिए पूरा, समझ आया कुछ? अब कॉन्सेप्ट आपको बस समझ में आना चाहिए। तो RH अगर 1 से 99% भी है तो क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, यानी कि बारिश होगी क्या, नहीं, यानी कि सैचुरेटेड जब तक नहीं होगा तब तक बारिश नहीं होगी। क्लियर है वहां तक? RH अगर लेस देन 1 है तो वो दिमाग में आपको रखना है। चलिए पेज आइए 179 पे, आज के लिए लास्ट है, बहुत हालत खराब हो रही है आपको। 179 पे आइए, तेजी में आइएगा प्लीज। क्या कितनों को समझ में आ रहा है, हाथ खड़े करो पहले, समझ में आ रहा है? बस थीम बहुत मेहनत लगता है इसमें, समझ लो। 179 पे आ गए, बहुत बढ़िया। उसमें एक डायग्राम दिख रहा है आपको, फ्रेश, ताजा ताजा दिख रहा है, ठीक है। उसमें आपको एक दिख रहा होगा A, एक दिख B, एक C दिख रहा है, जोर से बोलो ना। मैंने बोला हर ड्रॉपलेट्स का RH 100% होगा तभी बारिश होगी, लेकिन हर ड्रॉपलेट्स का RH 100% एक ही टेम्परेचर पे होगा। कंपलसरी है क्या? नहीं, हर ड्रॉप अलग अलग टेम्परेचर पे ठंडा होगा और उसकी कैपेसिटी कम होगी। तो पहला मैंने लिखा है A, दिख रहा है? A में बताओ उसका सैचुरेटेड पॉइंट कब हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, देखो ना जरा, यानी कि लगभग हम 2 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं तब उसका 4 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, यस और नो? B का बताओ कितने पे हो रहा है, RH 100%, 3 डिग्री सेल्सियस पे। इधर ड्यू पॉइंट उसी को बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे कोई भी ड्रॉप 100% RH होकर बारिश हो जाए उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। तो पहले वाले ड्रॉप का ड्यू पॉइंट क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरे वाले का कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस, आया ना? अब जरा आओ और बताओ खुद से, जो 4 डिग्री सेल्सियस ड्यू पॉइंट है, बारिश होगा कि नहीं होगा उस पे? होगा, क्योंकि RH कितना हो गया है, 100%। B वाला भी बारिश करेगा नहीं करेगा? करेगा। अब आओ C पे, C का बताओ ड्यू पॉइंट क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है जहां बर्फ जमा हुआ है। और ये ड्रॉप जो ऊपर गया है इसको ठंडा होने के लिए RH 100 अचीव करने के लिए माइनस में जाना पड़ रहा है, इधर -2 डिग्री सेल्सियस। आप मुझे बताओ क्या ट्रोपोस्फेयर में पॉसिबल है कि नहीं है? है, क्योंकि बोला था -60 तक जाएगा, समझ पा रहे हो? इधर बताओ, अब की जगह बारिश नहीं, अब की जगह ओला गिरेगा, क्योंकि इसका ड्यू पॉइंट क्या है, माइनस में, और इसीलिए ओले गिरते हैं क्योंकि उसका ड्यू पॉइंट अचीव कब हुआ है, माइनस में। और इसीलिए ठंड के दिनों में ज्यादा चांस होता है कि ओले गिरेंगे। सुन पा रहे हो? क्योंकि उसको और ऊपर जाना पड़ेगा। ठंड में जब जल्दी नीचे ठंडा हो चुका है तो जो 4 किलोमीटर पे ठंडापन मिलना था उसको और जल्दी ठंडापन मिल जाएगा, यानी कि माइनस में चलेगा। अब गर्मी में ओले आपको बहुत रेयर दिखेंगे, हमेशा नहीं दिखेंगे, बहुत रेयर दिखेंगे, इधर देखो। लेकिन गर्मी में भी दिखने का पूरा चांस है। क्यों? क्योंकि गर्मी में जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना, खूब जैसा अभी पड़ने वाली है, तो गर्मी में जितना ज्यादा पड़ेगी उतना गर्म करेगा, उतना ही ऊपर जाएगा, और जितना ऊपर जाएगा उसको उतना ही मिलेगा कैपेसिटी की ठंडा हो पाए। 100% अचीव करने के लिए तो माइनस में जाना चाहेगा, और जब माइनस में जाएगा तो ओले बरसेंगे। और याद रखना, जब जब ओले बरसेंगे उस समय आंधी तूफान खूब होगा। बर्फ कभी भी बिना आंधी तूफान का नहीं हो सकता है। कारण देखो, सुनो इधर मैंने बोला समझो, ड्रॉप ऊपर गया है तो उसको होल्ड करने के लिए उसके साथ नमक का पार्टिकल है, छोटे मोटे कण है जो उसको रोका हुआ है, यस और नो? लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ठंडा हुआ, RH 100% हुआ, ये पूरा खत्म, गिर गया।
सुन पा रहे हो? Yes. अब जब -2 डिग्री सेल्सियस पे कोई ड्रॉप अगर ऑलरेडी अचीव हुआ है तो सर वो क्या बन गया? बर्फ। इधर देखो ना क्या बना? बर्फ। ग्रेविटी उसको खींचेगी अपने तरफ। यस सर। अरे हाँ है ना? लेकिन क्या होता है, उसको सपोर्ट ग्रेविटी खींचने से पहले कौन दे रहा है? तो मैंने बोला आंधी तूफान इसीलिए बर्फ से पहले होता है क्योंकि आंधी बह रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है। मैंने बोला ग्रेविटी खींच रहा है, वो ऊपर जाना चाह रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है ऊपर, ये एक लेयर ऐसे बन जाता है। और इसलिए बर्फ कभी भी आपको एकदम से नहीं लगेगा कि सीधा गिर रहा है या एक मात्रा में गिर रहा है, कहीं गिरेगा कहीं नहीं गिरेगा, कहीं इधर उधर गिरेगा। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि आंधी उसको इधर लेके जाना चाह रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है इधर, कभी इधर कभी इधर, और यही एक सपोर्ट बन गया। उसी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जो मैंने कल बोला था। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का मतलब है सपोर्ट। अब जैसे ग्लास में पानी डाला आपने, अरे है ना? Yes. ग्लास का टेम्परेचर नॉर्मल था, बर्फ आपने डाल दिया ठंडा, बर्फ डाला ना, Yes. बर्फ डालिएगा तो क्या होगा? ये इसका राइज किया, टेम्परेचर राइज करेगा तो सर आरएच इसका 100% होगा, और आरएच 100% होगा तो बारिश होगी कि नहीं होगी? और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? ग्लास, इसीलिए पानी ग्लास के बाहर आ गया, यानी कि सर ग्लास में ही बारिश हो गई। अरे कुछ बुझा रहा है? Yes, sir. यानी कि शीशा के ग्लास में बारिश हो गया। क्यों? क्योंकि इसका ड्यू पॉइंट अचीव हो गया बहुत जल्दी, और ड्यू पॉइंट अचीव हुआ तो सपोर्ट क्या है? ग्लास का, और ग्लास का सपोर्ट मिला तो पानी का बूंद ऐसे बाहर लेयर पे गिरी, क्योंकि सपोर्ट भी ग्लास ने दे दिया उसको। बर्फ हाथ में रखोगे, बर्फ हाथ में रखोगे और बर्फ रखोगे ग्लास में, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर सपोर्ट हाथ दे रहा है और वहां सपोर्ट कौन दे रहा है? ग्लास। आरएच 100% अचीव होने का चांस ज्यादा किस में है? ग्लास में कि हाथ में? ग्लास में, क्योंकि हाथ का आपका टेम्परेचर ज्यादा है और आरएच 100% होने के लिए टेम्परेचर उसको ठंडा चाहिए। Yes. और जैसे ही आरएच 100% ग्लास में ठंडा हुआ, सपोर्ट मिला, पानी सोचो ना ग्लास के बाहर ही क्यों आ जाता है बूंद बूंद, वो भी ड्रॉप के फॉर्म में आता है। तो सर ग्लास में भी बारिश करवा सकते हैं आप। कुछ बुझा रहा है? Yes, sir. कंक्लूड कर रहा हूँ। टेम्परेचर घटा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घटा कि बढ़ा? जल्दी बोलो। घटा तो आरएच बढ़ा। आरएच जब 100% होगा तभी बारिश होगी। क्लियर? अब आरएच कभी कभी 100% से ज्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। और चाइना इसीलिए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के तौर पे यूज करता है वो, और वो यूज करने के चलते वो ऐसा यूज किया कि बारिश एक ही बार ज्यादा हो गया। और मैंने बोला था बाढ़ आ गया जिसमें बहुत उसको नुकसान हो गया। चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? Yes. हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मतलब क्या है? सपोर्ट जो उसको ऊपर रोक रहा है। क्या सुन पा रहे हैं? और इसीलिए सर तूफान के बाद ही ओले गिरते हैं। क्यों? क्योंकि ओले में सर वो भारी हो चुका है अब तो, और ग्रेविटी उसको खींच रही है अपने तरफ, आंधी उसको रखना चाह रहा है, और ये ऐसे करते करते एक सपोर्ट बन गया। ग्रेविटी आंधी, ग्रेविटी आंधी। इसलिए बर्फ कभी भी आपको सिमिलर फॉर्म में आते नहीं दिखेगा, कभी इधर गिरेगा कभी उधर दिखेगा और खत्म हो जाएगा। चलिए पेज नंबर आइए 180 पे, 180 आ गए? Yes, sir. आगे तो बहुत अच्छा किए। अब 182 पे सीधा आइएगा। 182 है उसमें, 182 भेजा हूं ना? ठीक है, 182 पे आइए, जरा पढ़िए तो 182 पे जो लिखा हूं, बस पहला ऊपर का 2-3 लाइन। 182 ऊपर का जल्दी पढ़िए। पढ़ लिए? तो समझ आ रहा है क्या? चाइना ने क्या यूज किया था? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड इसलिए यूज किया था कि वो हेल्प दे सके, हाइग्रो सपोर्ट दे सके ताकि ड्रॉपलेट्स को रोक ले। नेचुरल रेनफॉल करवाना चाहता, सॉरी आर्टिफिशियल रेनफॉल, जब मन तब बारिश करवा ले। और अचानक से क्या हुआ? वो ऐसे फूटा और सीधा बरस गया। असल पर अब देखो बादल इतना बना है, आप कौन से सोचो, जब बारिश होने वाली होती है पूरा बादल काले काले हो जाता है, और उसके बावजूद भी बारिश इस तरह से होता है कि ऐसा होता है क्या कि बादल ऐसे पूरा फट गया, पूरा सीधा एक बार धर से पानी गिर गया। ऐसा कभी नहीं होता, वो हमेशा पानी गिरेगा एक अलग टाइप से, पूरा एक फ्लो में गिरेगा। इसने क्या किया?
सिल्वर आयोडाइड इस्तेमाल किया, फॉर्मेशन भी हो गया, एक ही बार फट गया सीधा बाहर। आप समझ रहे हैं? उसके बाद से चाइना भी ट्राई किया नहीं है लेकिन फिर भी बारिश जो है आर्टिफिशियली कराया जाता है, लेकिन उसमें आर्टिफिशियली पूरा कंप्लीट आर्टिफिशियली नहीं होता है, उस सिचुएशन के हिसाब से होता है। खैर अब एक काम करिए, अब आप आइए 183 ये आपका पढ़ने का काम है, अब आपको सब समझ में आएगा। 186 पे आइए, 186 आ गए। उसमें बादल के अलग अलग प्रकार मिलेंगे आपको, सीरोनिम्बस, सीरस, दिख पा रहा है, सीरोक्यूमुलस, ऑल्टो, ये सब मिलेगा, स्ट्रेटोक्यूमुलस। उसके बाद नीचे आगे ये पर देख लीजिए 187 पर टाइप्स ऑफ रेनफॉल, बारिश का प्रकार मिलेगा, दिख पा रहा है? ठीक है। बारिश भी सब सीधा नहीं होता, याद रखिएगा। ओरोग्राफिक रेनफॉल अलग होता है, अलग अलग बारिश अलग अलग टाइप होता है, ठीक है। और हर बादल का बारिश अलग होता है। देखो कुछ बादल होते हैं जो इमीडिएट होते हैं, इधर देखो इमीडिएट पूरा काला हो जाएगा, अंधेरा, और काफी तेज बरस के शांत हो जाएगा। जो बादल बहुत इमीडिएट बना है और काफी घनघोर किया है, वो बारिश तेज होगा लेकिन बहुत कम समय के लिए होगा, उसको सीरोक्यूमुलस बोलते हैं। और बादल जो बहुत दूर दिख रहा है आपको, उसमें बारिश होने की संभावनाएं थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन वो हल्का होगा लेकिन लंबा जाएगा। तो बादल देख कर आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी देर बारिश होगी, कितनी देर बारिश नहीं होगी, उसको मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। अब आइए सीधा लास्ट पेज कितना है जो आपका भेजा हूं, लास्ट पेज नंबर क्या है? 200 200, बहुत बढ़िया, 200 साइक्लोन तक मैंने आपको भेजा है, ठीक है। अब हम आप लोग, मैं इतना जितना बता दिया हूं, अब इसके बाद झंझट नहीं है, क्योंकि इसके बाद सारा कुछ इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ तक आज रखते हैं क्लास, इधर ध्यान से सुन लो, इम्यूनिटी तक रखते हैं क्लास। आपका होमवर्क में फिजिकल ज्योग्राफी आपको पूरा पढ़ते जाना है, जहां लगे कि मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ाया है उसको छोड़ दीजिएगा। चैप्टर 8, 9, 10, 11 लाए फिजिकल ज्योग्राफी का किताब ना, 8, 9, 10, 11 दीजिए। और मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ जो पढ़ाया हूँ, सुन लो, 2 मिनट सुन लो, खत्म करते हैं। सुन लोगे ना? इधर देख लो। तब मैंने सबसे पहले आपको याद करो, क्लाइमेटोलॉजी शुरू किया था, और हम लोग शुरुआत बेसिक से होते हुए बढ़ते कहाँ पे आ गए हैं, यानी कि स्टार्ट किए थे एटमॉस्फेयर से, बारिश पे आ गए हैं। तो पूरा का पूरा थीम दिमाग में रखना है आपको, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर वाला सारा पार्ट, थर्मोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर याद रहेगा ना, वो डायग्राम याद रहेगा, ट्रोपोपॉज वगैरह याद रखना है, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव याद रखना है, वो सारा कुछ याद रखना है। और आज मैंने जो मेन थीम पढ़ाया उसमें ये बताया आपको कि सर किसी भी बारिश को होने के लिए टेम्परेचर का कम होना नेसेसरी है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होगा, कम कि ज्यादा? कम। तो RH होगा 100%, और जब तक नहीं होगा तब तक नहीं। ड्यू पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे किसी का भी RH 100% हो गया हो और अब वो बारिश के लिए तैयार हो गया हो, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। क्लियर है? हर किसी का अलग अलग होता है। जब ड्यू पॉइंट माइनस में चला जाए तो वहाँ पे स्नोफॉल होगा, ना कि रेनफॉल होगा। वहाँ बारिश नहीं क्या होगा, स्नोफॉल होगा। और इस तरीके से सभी का सभी बारिश होता है। तो आज यही रखते हैं। होमवर्क जो दिया हूँ कृपया करके कवर अप कर लीजिएगा। 1-2 दिन 3 दिन मुझे रेस्ट लेने दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे कवर अप कर लेंगे, क्योंकि मैं जितना दिया हूँ आपको, मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा है, आप उसको कर लेना। सच बोल रहा हूँ, अभी मैं एकदम रियल एक्सेप्ट कर, ये ज़्यादा है, लेकिन आपको बस कर लेना, आप छोड़ना मत। सुन पा रहे हैं? तब तक मैं भी थोड़ा एनर्जाइज हो जाऊँगा। और सिलेबस का तो अपने को टेंशन है भी नहीं, आप तो बस कवर करने का चिंता रखो। बाकी जहाँ बस थोड़ा सा ठीक हुआ वही बोला। अब इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 2 क्लास या 3 क्लास लगेगा, बहुत है, और मैं पूरा खत्म कर दूँगा। पॉलिटी में भी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 5 से 6 क्लास लगेंगे, खत्म हो जाएगा। तो आप बस रिवीजन करते जाओ और जो होमवर्क दिया हो जाएगा। जोर से बोलो ना, हो जाएगा, उसको कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन गैप हो जाए तो आप सोच लेंगे लग रहा है आप क्लास में बंद हो गया। रिवीजन करते रहिएगा, आप समझ पा रहे हैं, दिमाग में रखिएगा। जिंदा जब तक हूँ तब तक आपको जीने नहीं दूंगा मैं, मतलब पढ़ते रहने दूंगा, ये दिमाग में रखिए। चलिए मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे।